अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुबारक हो टू द मेसी फैंस। जैसे तैसे जिस भी तरह आपकी टीम पहुंच गई क्वार्टर फाइनल्स में। नहीं ठीक पहुंची है, लेकिन लग नहीं रहा था कि पहुंचेगी। मतलब कि लिटरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच फिर कुछ मुझे तो लग रहा था कि पहुंचाई गई है। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। नहीं, they played ऐसा है well also, but for the longest time during दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। चलें, आपका ये मानना है भाई क्या तगड़ा मुकाबला था, लेकिन जिस बेसिस पे वो उनका गोल डिनाई कर रहे थे उसी बेसिस पे इनका भी हो सकता था। यस, आई एग्री विद यू ओवर देयर। लेकिन मतलब क्या कुछ नहीं हुआ इस मैच में। इजिप्ट ने तो ऐसे गेम जैसे जमा के रखी हुई थी, ऐसे संभाली हुई थी, और जो कॉन्फिडेंस था और जो डिफेंसिव हुए थे अर्जेंटीनियंस, that was something जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा। बिकॉज आपको पता है they walk into the field और इतना कॉन्फिडेंस होता है ना। बर्तरी हासिल थी और जाहिर है कि थी और जायज़ थी, लेकिन उसके बाद वो गोल ख़त्म हुआ, फिर एक और गोल हो गया। फिर उसके बाद जो अर्जेंटीना की तरफ से गोल हो रहे थे, जाहिर है अगर वो कानून उन पे लागू हुआ था इजिप्ट पे, तो इन पे भी कानून लागू होना चाहिए था। दिफाई चैंपियन ऑल्दो अर्जेंटीना बड़ी ही मुश्किल से फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल लग रहा था नहीं करने वाले। आपको पता है इस बारे में ऑलरेडी बहस शुरू हो गई है, छोटे ट्रेंड भी बन गए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुबैना तौर पर धांधली हुई है। खैर, हर जगह इस वक्त ये मैच ज़ेर बहस है, लेकिन जो मैच हो गया वो तो हो गया। जो टीम आगे चली गई वो तो चली गई। इस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे। बिलाखिर मिस्र को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हरा दिया इन्होंने अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना ने 2 गोल के खसारे में जाने के बाद 3-2 से कामयाबी हासिल की। हुआ ये है कि नंबर 1, द फर्स्ट 70 मिनट्स ऑफ द मैच, 70 मिनट्स में इनका कोई हाल नहीं था, क्योंकि इजिप्ट हैड टेकन देयर गोल्स, वो कर चुके थे इन अ वेरी कॉन्फिडेंट पोजीशन। ये डिफेंसिव फुट पे जा चुके थे और शक्लें भी उतर चुकी थी, और कोई चाल इनकी जिसको कहते हैं नहीं चल नहीं रही थी। और ये मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले जब केप वर्दे के अगेंस्ट भी इनका मैच हुआ था ना, तब भी से जीते थे, बहुत मुश्किल। 5 लाख की आबादी है उस मुल्क की टोटल। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो 2-2 थे दोनों, और फिर जाके इन्होंने एक गोल करके ऊपर चले गए, वरना इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मैच फॉर देम। में भी मेसी ने पहले हाफ में पेनल्टी भी मिस की थी। मैच के 79वें मिनट में, नहीं 79वें मिनट में, 79th मिनट में अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से हार रही थी, और अर्जेंटीना की जानिब से फिर गोल रोमेरो और मेसी और हाँ बिल्कुल इन्होंने किया, और मिस्र की जानिब से गोल इब्राहिम और ज़ेको ने स्कोर किए थे। अच्छा, इनके जो गोल हुए ना, बाय द वे, उसके बाद जब पूरा मैच इजिप्ट लेता रहा है, और उसके बाद ऑफिशियल्स को कार्ड्स भी दिखाए जा रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ। 13 मिनट में, विद इन 13 मिनट्स इन्होंने एंडिंग में 13 मिनट्स में 3 गोल करके अपने आप को वो लाइन जो थी उससे पार करा ली। स्टेडियम तो इरप्ट हो गया, लेकिन वही कहते हैं मे द बेस्ट टीम विन वाली बात हो गई। इजिप्ट प्लेड लाइक जैसे बस देयर इज नो टुमारो। आज भी हो रहे थे, लड़ाइयाँ भी, सब कुछ ही चल रहा था, काफी बात आगे बढ़ गई। आपको ये भी बता दें, और ये ऑब्वियसली जो कीन व्यूअर्स हैं वो देख ही रहे होंगे, कि ये फीफा जो है, ये वर्ल्ड कप जो है, ये थोड़ा सा मुतनाज़ इसलिए भी हो गया एवर सिंस दैट ट्रंप ने जो रेड कार्ड यूज किया ना। मतलब एक प्रेसिडेंट बीच में आके कैसे सिफारिश कर सकता है कि तो इसका रेड कार्ड वापस ले लो। तब से ये बात जो है ना, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही, और उसके बाद इतनी चीजें उठ रही हैं, जैसे कि कल हमने पेनल्टीज भी देख ली। अच्छा, मजा थोड़ा सा ना किरकिरा हो गया, और फीफा ने फिर कर भी दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने किया और आपने कर दिया, एक सजेशन दी या फिर सिफारिश की और कहा, और आपने कमाल है कर दिया। मतलब बेसिकली आपका रेड कार्ड तो कोई चीज ही नहीं है जो ट्रंप कार्ड यूज हुआ उसके ऊपर। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा मुतनाज़े भी कर रही हैं। अच्छा, प्री क्वार्टर फाइनल का एक और भी मैच हुआ, और प्री क्वार्टर फाइनल का वो आखिरी मैच था, और उसमें स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, और मैच का फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट्स पर। स्विट्जरलैंड ने 4 और कोलंबिया ने 3 गोल स्कोर किए। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में कोई भी टीम कोई गोल स्कोर नहीं कर सकी। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। तो यानी अभी जिनकी हमने जिक्र की है, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड दोनों जीते हैं, अब वो आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना के लिए मुझे तो लग रहा है एक और जरा नहीं, ये अर्जेंटीना जो है ये निस्बतन आसान मैच आ गया, एक और उनके लिए आ गया है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है बड़ा मुश्किलों से। ये केप वर्दे और इजिप्ट को हरा के आ गया है। अच्छा, तो हरीफ भी ऑलरेडी उन्हें आसान मिल रहे हैं, ये है कुछ लोगों की राय, और मैं भी उस राय से मुत्तफिक हूँ कि अर्जेंटीना के लिए ज़रा काफ़ी सहूलतें हैं
एंड दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस आल्सो। लोगों की मतलब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अभी तक कोई इतनी कोई खास अभी बड़ी तक टीम से इनका नहीं हुआ, टीम से टकरा हुआ नॉट रियली, किसी से भी नहीं उस तरह हुआ। और जो दूसरी टीम्स हैं जो इतनी बड़ी नहीं मानी जाती, जैसे इजिप्ट वगैरह की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इनको दिखा दिया कि इट्स नॉट ए केक वॉक, मतलब तुम लोगों को काफ़ी अपनी गेम जो है उठानी पड़ेगी। But I like Messi, so I'm all right with Argentina. A lot of people do apparently. That's why. That is why. That is why No, he's he's getting good. this privileged, he's and the his goat. team is getting his privileged treatment. अच्छा आएं जी, अब जरा अपने हाल की बात अपने कर हाल की लेते भी बात हैं करेंगे, और दुनिया की भी बात करेंगे। ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा सर्च भी आया क्योंकि दोबारा से खित्ते में जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से समंदर से गुजरने वाले 3 गैस टैंकर्स पे मुबैना तौर पर हमला किया गया, कतर के थे। इस पर भी बात करेंगे, डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर अमेरिका की तरफ से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में 80 से ज़ायद हमले हुए हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब ये सीज फायर और MOU और उसके बाद की बातें हम कर रहे हैं, कोई पुरानी बात नहीं कर रहे। वील कम टू दैट लेटर इन द शो एंड वील हैव आवर गेस्ट एज वेल। अभी जरा अपने बलूचिस्तान पे आ जाते हैं। और बलूचिस्तान में कल दहशतगर्दी का एक और बड़ा और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द जो है पुलिस चौकी पर हमले किए गए और उसमें 2 SHOs समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। आप सोचें ज़रा, मुझे तो लगता है काफ़ी आउट नंबर्ड होंगे फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन करते हुए 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना अल खारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा इंशाअल्लाह। वाक़े के खिलाफ मकामी कबाइल, ट्रांसपोर्टर्स और लवाहिकीन ने ज़ियारत समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया, जिससे अहम कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक भी ब्लॉक हुई। कल कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कलअदम BLA के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए, जिनके नाम मुजाहिद बलोच, फरीद बलोच बताए गए हैं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद असलहा बरामद हुआ है। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजमान कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा बना रहे थे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ शिकस्त और हलाकत है। और पीर को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी पाक फ़ौज ने वाज़े कर दिया था कि अफ़गान सरहदी इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। कराची में चंद दिन पहले रेंजर्स पर होने वाला हमला हो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, या भी ज़ियारत में पुलिस एहलकारों की शहादत का मामला हो, और फिर अबडक्शन का भी, साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज, PLA और दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रही हैं। कराची में होने वाली कार्रवाई और बलूचिस्तान में होने वाली कार्रवाई दोनों से मुताल्लिक हम जानेंगे। और सबसे पहले सलमान अशरफ के पास ही चलेंगे और काशिफ मुश्ताक भी हमें ज्वाइन कराची से। हम सलमान के पास पहले चलते हैं। और सलमान, हम आपसे कल भी ज़ाहिर है हमारे ही प्रोग्राम में खबर सामने आई थी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 9 पुलिस एहलकार शहीद। अच्छा, जो किडनैप हुए थे या अबडक्ट किए गए थे या अगवा करके ये साथ ले गए थे, उनकी तादाद प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। हुआ क्या? इन पुलिस एहलकारों पे हमला किया, उसके बाद इनकी मदद को जो लोग आए उनको किडनैप कर लिया गया, और फिर उनकी मदद के लिए कौन आया? हाँ, मतलब किडनैपिंग बेसिकली कैसे हुई, क्या एग्जैक्टली हुआ? हमें ज़रा टाइमलाइन समझाएं कि कब क्या क्या हुआ। जी अब्दुल्ला, आपने जिस टाइमलाइन की बात की है, तो ये मांगी डैम एरिया है जहाँ पे एक डैम तैयार हो रहा है पानी की फरहमी के हवाले से। वहाँ पे मुश्किल बुनियादों पर जो है वो पुलिस की और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं वहाँ पे तैनात रहते हैं, उनकी पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी रहता है। तो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ अपनी एक चौकी कायम की हुई थी। इसके अलावा उनकी पेट्रोलिंग टीम भी वहाँ पे गश्त करती थी। तो ये तकरीबन जो वाक़या पेश आया, जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो एट अ टाइम मुसल्ला वहाँ पे पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद उन्होंने फायरिंग की है। जो एहलकार मौके पे मौजूद थे उनकी तादाद उस वक्त 10 से 11 बताई जाती है कि 10 से 11 लोग मौके पे मौजूद थे जो पेट्रोलिंग भी कर रहे थे और चौकी पर भी मौजूद थे। एक्सचेंज ऑफ फायरिंग तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे तक जारी रहा, जिसके नतीजे में जो 9 एहलकार पुलिस के वो शहीद हुए और बाकी उनकी जो सपोर्ट के लिए लोग आए हैं वहाँ पर वो बाद में पहुँचे हैं। लेकिन उससे कबल जो तकरीबन 16-17 लोग ये इकट्ठे हो गए थे जिनमें से 9 शहीद हुए और बाद जो दीगर थे
उन्हें वहाँ से जो है मगवी उनको जो मुसल्लह अफराद थे वो अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा जो मजमूई तौर पर तादाद बताई जा रही है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो हैं ऐलानात किए जा रहे हैं। पहले पॉइंट पर यह बताया गया कि 5 लोगों को अगवा किया गया, जो SP ज़ियारत ने इसे कंफर्म किया था कि पुलिस सरकार है। उसके बाद उनकी तादाद बढ़ के 10 हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरत हाल नॉर्मल हो रही थी उसकी तादाद जो हतमी तौर पे बताई गई कि 15 से ज़ायद लोगों को जो है वो किडनैप किया गया है। उसके बाद इलाके में उनकी बाजियाबी के लिए फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन शुरू किया और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जो वज़ीर के मीडिया अमूर के तर्जुमान हैं उन्होंने ये दावा किया कि 15 दहशतगर्दों को इसमें हलाक कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के 15 दहशतगर्दों को तो हलाक कर लिया, क्या लोग भी जो पुलिस एहलकार थे वो बाजियाब हो गए? नहीं अब्दुल्ला, उनकी बाजियाबी के हवाले से जो आखिरी तस्दीक की गई है हुकूमत की जानिब से कि तकरीबन 8 अफराद जो हैं वो वहाँ से वापस पहुँच गए हैं। कैसे पहुँचे हैं उनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से अभी तक कोई और कितने स्टिल मिसिंग हैं? एक सेकेंड दोबारा से सलमान बताएं कि किडनैप हुए कितने? अगर 8 वापस आ चुके हैं तो क्या नंबर है जो किडनैप हुए? 15 आप कह रहे हैं। सलमान की आवाज नहीं आ रही। सलमान, कैन यू हियर अस? सलमान, आपका माइक चला गया है, जरा देख लीजिएगा। These are big numbers और खास तौर पे अगर मैंने सही सुना है अब्दुल्ला, 60-70 उन्होंने कहा 70 टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, जिनमें से 9 या 10 को हलाक किया, बाकी 15 को हलाक किया। 15 को हलाक किया। इतना बड़ा नंबर है तो बाकी सारे बाकियों को किडनैप करके भाग गए। सो काशिफ से मीनवाइल हम जरा जानते हैं, वी विल ट्राई टू फिक्स योर टेक्निकल इशू। काशिफ, कल ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं कराची के किन इलाकों से हुई हैं और क्या मालूमात हासिल की गई हैं इब्तदाई तफ्तीश में? देखें, वफाकी हसास इदारे और CTD की जानिब से ये मुश्तरका कार्रवाई की गई कराची में ही, और इस कार्रवाई के दौरान जो है वो 2 कलअदम तंजीम के मेन जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ्तार किए हैं। जो काम है वो ये बताते हैं कि ये काफ़ी अरसे से जो है वो कराची में मुकीम थे और रैकी कर रहे थे। ये रैकी जो अहम तनसीबात हैं या फिर सरकारी दफातर हैं उनकी रैकी कर रहे थे। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया इंफॉर्मेशन पर और उसके बाद जब इनको इंटेरोगेट किया गया तो ना सिर्फ इनसे बारूदी मवाद बरामद हुआ है बल्कि इनकी जानिब से ये निशानदेही की गई कि किन सरकारी या फिर अहम तनसीबात को इनकी जानिब से निशाना बनाना था। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो गुज़िश्ता रोज़ की गई और इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात भी जारी की गई। जो इनसे बारूदी मवाद बरामद हुआ है उसमें 4 किलोग्राम जो बारूदी मवाद है और उसके साथ साथ बॉल बेरिंग बरामद हुए हैं। जो ये बॉल बेरिंग होते हैं, अगर इसे जो है वो बारूदी मवाद में डाला जाए और उसके बाद ब्लास्ट हो तो इसके नुकसानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यकीनी तौर पर इनकी जानिब से एक बड़ी प्लानिंग जो है वो की गई थी जिसे जो है वो CTD की जानिब से और वफाकी हसास इदारे की जानिब से जो है वो रोका गया है। दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त भी जाहिर की गई है, जबकि दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत जो है वो 2 मुकदमात CTD के थाने में दर्ज किए गए हैं। जो हुकाम हैं, जो DIG CTD असफर मैसर हैं, हमारी उनसे भी तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से भी ये बताया जाता है कि इनकी जानिब से न सिर्फ रैकी की जा रही थी बल्कि रैकी की ट्रेनिंग हासिल की गई थी। बाकायदा दोनों जो दहशतगर्द हैं वो ट्रेन थे और काफ़ी अरसे से जो है वो ये रैकी अमल में लाई गई थी और उसके बाद इनकी जानिब से बारूदी मवाद भी जो है वो नष्ट किया जाना था और तमाम तरह कार्रवाई की जानी थी। आपको बताएं कि जो रेंजर्स कैंप पर हमला हुआ वो भी इसी नौयत का हमला था और उसमें जो है वो बाकायदा उस कैंप ऑफिस की जो है वो रैकी की गई थी। रैकी करने के बाद मुलजमान की जानिब से काफ़ी देर इस प्वांटेशन का निशानदेही की गई कि जैसे ही जो है वो उन्हें मौका मिलेगा उसके बाद दहशतगर्द जो है वो हमला करेंगे। तो इनकी जानिब से भी इसी तरह की कार्रवाई नज़र आ रही थी और इनकी जानिब से जो मुख्तलिफ हसास मकामात हैं उनकी जो निशानदेही इनके पास से मिली है। इस हवाले से जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास पहले से रिपोर्ट मौजूद थी और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उसी रिपोर्ट के तहत जो है वो हसास इदारों के साथ मिलकर जो है वो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इनके दीगर साथी हैं उनकी कार्रवाई के लिए न सिर्फ कराची बल्कि सूबे से बाहर भी जो है वो कार्रवाई CTD की जानिब से अमल में लाई जा रही है ताकि मजीद जो इसका नेटवर्क है PLA का उसे और हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नेटवर्क और ये जो ज़ियारत में हुआ है ये भी इसका भी कनेक्शन है कि नहीं है। सलमान, आपसे दोबारा हम पहले भी ये पूछने की कोशिश कर रहे थे,
हम एक नंबर जानना चाह रहे हैं। 70 जो हैं वो दहशतगर्द थे, आप बता रहे हैं, जिनमें से 15 को मार दिया गया। 15 पुलिस एहलकार जो हैं उनको किडनैप किया गया। तो बाकी 70 में से 15 निकाले, इतना बड़ा नंबर है, तो वो किस तरह भाग गए सारे, मतलब कहाँ चले गए? जी हुमा, बिल्कुल आपने जितनी तफसीलात बताई बिल्कुल इसी तरह दुरुस्त हैं कि यही सूरत हाल है। जहाँ तक आपने उनके भागने की बात की तो एरिया तमाम जो है हिली एरिया है, वहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं जहाँ पर वो चले जाते हैं। काफ़ी दुश्वार और मुश्किल रास्ते हैं जहाँ पर फोर्सेस की पेशकदमी भी इतनी आसान नहीं रहती, क्योंकि उससे कबल जो है जो टेररिस्ट हैं वो अपना पॉइंट लेके अपने ठिकानों पर बाज़ाब्ता तौर पर पोजीशंस लेकर बैठे होते हैं। तो बड़ा टेक्निकल वे में वहाँ पर जाना पड़ता है, पूरी रेकी, पूरा सिस्टम, पूरे मामलात के साथ वहाँ पे उस एरिया में मूव करना पड़ता है। वो हमवार सतह नहीं है, पहाड़ी इलाका है, कहीं पे घाटियाँ हैं, कहीं पे ऐसी गारें हैं जहाँ पे कोई भी आसानी से छुपकर किसी को भी निशाना बना सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सर्च ऑपरेशन जो उसके बाद किया गया उसमें 15 जो दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत के हवाले से दावा किया गया है। 8 पुलिस एहलकार आप कह रहे हैं कि वापस पहुंच गए हैं, बट यू नो देयर शुड बी सम क्लैरिटी कि कितने पुलिस एहलकार अभी भी अबडक्टेड हैं। ये कोई नंबर मिल सका आपको? और दूसरा ये कि किसने जिम्मेदारी कबूल की है? जी, एक तो जिम्मेदारी अभी तक किसी की जानिब से कबूल नहीं की गई, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और सूबाई हुकूमत है वो इसे फितनतुल खारिज के हवाले से जो है वो दावा कर रही है कि फितनतुल खारिज के लोग थे जो आए, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। देखिए, फितनतुल खारिज में भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं ना जिसको हम इस अम्ब्रेला के अंदर रख रहे हैं। इज़ इट सरप्राइजिंग कि किसी ने भी कल अदम TTP है, कल अदम BLA है, अब जाहिर है ये सारे ही फितनतुल खारिज हैं। और फिर वो पुलिस एहलकार उठा के भी ले गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो राब्ते में रहेंगे। तो हैं कौन? इज इट लाइक नॉर्मल कि ये लोग अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और किसी ने नहीं जिम्मेदारी कबूल की है? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है फ़ौरन अगले ही लम्हे, अगले ही घंटे कोई ना कोई बयान आ जाता है इन कलअदम तंजीमों की तरफ से। अब्दुल्ला, आपकी बात ठीक है कि कालदम तंजीमें फौरी तौर पर दावा कर देती हैं और ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ चेंज है। इससे पहले जब भी कोई कार्रवाई हुई, जो भी वो इंसिडेंट होता था, उसके बाद फोर्सेस इस तरीके से अब्रप्टली उनको जवाब नहीं देती थी। वो अपने किसी सेफ हाइड आउट में जाएंगे, जाने के बाद वो इसका क्लेम करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है कि अभी भी टनसा इलाके में न सिर्फ ये कि ये जो आपने बार बार एक पॉइंट पूछ रहे हैं कि 8 लोग वापस आए हैं, अभी भी 7 लोग जिसकी तस्दीक की गई थी अभी भी वो उनकी तहवील में है। लाजमी बात है वो दावा भी करेंगे और उनसे राब्ता भी करके कोई मज़ीद डिमांड रखेंगे। दूसरी जानिब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है कि SP जो ज़ियारत थे कद्दूस त्यौहार, उनको मुअत्तल किया गया गफलत बरतने पर। इसके साथ ही इस वाक़े के हवाले से वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सरबराह की सरबराही में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसमें पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शामिल होंगे और 15 रोज़ में वो तमाम तर वाक़े के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अच्छा सलमान, सॉरी, लेकिन इतना बड़ा ये हो जाना, SP को क्यों मुअत्तल किया गया? जी, जो फौरी तौर पे सरकारी एलामिया जारी किया था उसमें ये बताया गया है कि फ़राइज़ में गफलत बरतने, नाअहली और दीगर जो है एलिगेशंस के तहत उन्हें मुअत्तल किया। मज़ीद डिटेल जो है इस पर अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसमें तयन होगा ज़िम्मेदारों का, किसकी नाअहली थी, किसकी गफलत थी और किसने जो है इसमें बुज़दिली दिखाई है। तमाम तर एस्पेक्ट के देखने के बाद इस पर जो है गवर्नमेंट फैसला करेगी। लेकिन जो काशिफ के पास हम जाएंगे, लास्टली हम आपसे आप ये पूछेंगे, ज़्यादा मसला ये है कि जी कंटिन्यू प्लीज़। जी, मैं इसमें बता रहा था कि अवाम जो है, अवाम इस सूरत हाल के हवाले से इंतहाई मुश्तिल दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वो एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला कल खुद गए थे, उनसे बात भी किया है, लेकिन अवाम में अभी भी गम गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि जो शारा ब्लॉक की गई थी, हम उस पर भी आएंगे कि रास्ते क्या खुले कि नहीं खुले। काशिफ, कराची में ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, बहुत सारे आउटस्कर्ट एरिया हैं, कच्ची आबादियाँ भी हैं, सब कुछ है। ये किसी स्पेसिफिक इलाके तक महदूद हैं ये कलअदम BLA के लोग, या फिर जगह जगह फैले हुए हैं? क्या इनके नेटवर्क से मुताल्लिक मालूमात दी गई हैं पुलिस की तरफ से? देखिए, जो हसास इदारे हैं उनकी जानिब से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बलूचिस्तान
से ये हब के रास्ते से कराची में एंटर होते हैं और इनका मेन टारगेट ये होता है कि ये रेंट आउट जगह हासिल करें और उसके बाद जहां इन्होंने कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करनी होती है या जो ब्लास्ट है वो करना होता है तो उसके करीब की जो जगह है उसे रेंट आउट करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी रोड पर रेंजर्स कैंप पर हमला हुआ था उसमें भी जो है वो जो दहशतगर्द थे उनकी जानिब से करीबी जो होटल है चाय का उसे जो है वो रैकी के लिए रखा गया था और वो काफी रोज से जो है वो वहाँ रैकी कर रहे थे। जब उसकी रिपोर्ट भी सामने आई तो उसकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया, जबकि जो उस हमले के अंदर एक दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुआ है उसकी जानिब से भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो तहकीकात में सामने आई हैं और उनकी जानिब से भी बताया गया पुलिस हुकाम को और दीगर हसास इदारों को कि कैसे ये रैकी मुमकिन बनाई गई और उसके बाद कैसे उनका नेटवर्क जो है वो कराची में काम कर रहा है। अब जो ये गुज़िश्ता रोज 2 अहम कमांडर जो है वो गिरफ्तार किए हैं, इनके हवाले से इनके जब नेटवर्क के बारे में पूछा गया है तो तमाम तर नेटवर्क को इनकी जानिब से भी वाजे किया गया और ये बताया गया है कि ये सिर्फ 2 से 3 लोग कराची में मौजूद नहीं हैं बल्कि इस तरह के दीगर इनके नेटवर्क जो हैं BLA के खास कर वो कराची के अंदर जो है वो बुज़दिलाना हमले के लिए तैयारियां करते हैं, बाकायदा रैकी करते हैं। रैकी के साथ इनका पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है जो इस हवाले से हुकाम की जानिब से बताया गया। उसमें यह भी बताया गया कि बाकायदा कम्युनिकेशन की भी एक ट्रेनिंग है जो इनकी जानिब से हासिल की गई थी और ये तमाम तर कराची की एक्टिविटी को अपने जो अहम कमांडर है उसे जो है वो इरसाल करते थे, तमाम तर एक्टिविटी जो है वो कम्युनिकेशन के जरिए बताते थे। उसकी ट्रेनिंग हासिल की गई थी, बाकायदा रैकी की ट्रेनिंग हासिल की गई थी और उसके बाद जो एक्सप्लोजिव मटेरियल इनसे बरामद हुआ है वो काफी ज्यादा है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई हमला कराची में किया जाता बुज़दिलाना तो उस पे जो है वो नुकसान होने का खदशा काफी ज्यादा था। अच्छा, तो इन दोनों की काशिफ, इन दोनों की निशानदेही पे और अरेस्ट भी हुए हैं या छापे मारे जा रहे हो? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ कराची में बल्कि बलूचिस्तान सूबे में भी जो है वो एक टीम तश्कील दी जा रही है। जो प्रेसली जारी की गई है उसमें भी ये बताया गया है, DIG CDD की जानिब से भी बताया गया कि बाकायदा तौर पर एक पूरी टीम तश्कील दी गई है और ये भी बताया गया कि कराची में PIDC के करीब हसास इदारे का दफ्तर है एक, वहाँ जो है वो इनकी जानिब से भी मुमकिना तौर पर जो है वो रैकी की गई थी और वहाँ भी जो है वो थ्रेट थी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है। देखें, जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी की जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि अब कराची में इस किस्म की थ्रेड है, उसके बाद टीमें काम करती हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। CDD की जानिब से बाकायदा जो रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन मिली इन्हें, उसके बाद जो है वो CDD की जानिब से एक पूरा नेटवर्क बनाया गया, वफाकी इदारे के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई और 2 अहम कारिंदे जो है वो गिरफ्तार किए हैं। उनसे मजीद तहकीकात जारी है। जब ये तहकीकात कंप्लीट होगी, ना सिर्फ उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो 2 लोग कराची के अंदर मुकीम है बल्कि उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क को डिस्क्लोज किया है, तो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए भी कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। अच्छा सलमान, आपने कहा आवाम में बड़ा गुस्सा है, कल एहतजाज भी हुए थे, कराची गवादर शाहराह पे भी ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही, ब्लॉक रही। अभी क्या सूरत हाल है? क्या कम्युनिकेशंस बहाल हैं, एज इन सड़कें रास्ते खुल गए हैं या अभी भी ब्लॉकेड है? आमी जो ज़ियारत क्रॉस पे धरना दिए हुए बैठे लोग थे, इलाका मकीनों के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ख़ुद मुज़ाकरात किए और उन्होंने कहा कि वो अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे। जिसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता मशावरत के बाद उन्होंने कहा कि ये धरना ख़त्म कर दें। लोगों ने वहाँ शाम धरना ख़त्म कर दिया, लेकिन कोयटा शहर में जो हन्नौड़क में वाक़या पेश आया था उसके हवाले से अभी भी मेन शाहराह पे लोग धरना दिए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इस धरने को मज़ीद तूल देंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो कल भी 2 से 3 पॉइंट पे धरने दिए जा रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने के साथ ख़त्म हो गए, लेकिन ज़ियारत क्लास वाला वज़ीर आला ने खुद ख़त्म करवाया। उसके बाद इस वक्त कोयटा में अभी भी धरना जारी है और वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से धरना जारी है। जो हन्नौड़ा के रिहायशी हैं, वहाँ इलाका मकीन है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो मुसल्लह अफराद आए थे उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाए और जो इसमें जिन लोगों को अगवा किया गया है उनकी बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए और आइंदा के लिए ऐसे इक़दाम किए जाए कि हन्ना उड़क का इलाका जो है वहाँ पे लोगों को मुश्किलात पेश ना आए। जी, कॉरेड सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये डेफिनेटली अलार्मिंग बात भी है, सूरत हाल भी अलार्मिंग है ओवरऑल, ज़ाहिर है। मतलब कि वहाँ इतना बड़ा होना अटैक और उसके बाद फिर कराची का भी हमने 2-3 दिन पहले का बताया और उसके बाद ये जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे लग रहा है कि वो इट्स दे आर स्प्रेड।
ऑलराइट, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए कप्तान बाबर आजम की क़यादत में दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए 13 जुलाई को रवाना होगी और क्रिकेट हलकों में उन्हें दोबारा कप्तान बनाने पर सवालात तो उठ ही रहे हैं। एक तवील अरसे से इंटरनेशनल मैचेस में बाबर आजम कोई मुतासिर कुन बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा सके, हेंस ऑल द क्वेश्चंस। दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है कि दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में कई नए खिलाड़ी शामिल हैं और शायद यही वजह है कि सेलेक्टर्स ने बतौर सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम पर एतमाद किया और बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में बाय द वे कहा है कि माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है और इस बार बेहतर प्लानिंग और मुस्बत सोच के साथ लीड करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की कंडीशंस को सामने रखते हुए प्रैक्टिस की है। बाबर ने जोर देकर कहा कि डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस, इन 3 चीज़ों पर समझौता नहीं होगा। Well, he sounds very confident and obviously बाबर can totally turn the game और अपना जब बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनसे बेहतर वैसे कोई होता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज़ में होना क्या है। पहला टेस्ट जो है वो 25 जुलाई 25 जुलाई को होगा। दूसरा टेस्ट जो है वो 2 अगस्त से शुरू किया जाएगा और दौरा इंग्लैंड उसके बाद जो होना है उसमें पाकिस्तान टीम 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ करेगी। 19 अगस्त से ये स्टार्ट होगा। पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखना शायद गैर हकीकी होगा, लेकिन बतौर कप्तान दौरे वेस्ट इंडीज़ बाबर आजम का पहला इम्तिहान साबित होगा। और बाबर की गुफ्तगू में देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें अंदाज़ा था कि वो कप्तान he sounded like he was already preparing for it. He knew. सुहेल इमरान साहब मौजूद हैं और उनसे मालूम करते हैं कि ये बाज़गश तो थी, लेकिन ये बाबर को कब बताया गया या इन्फॉर्म किया गया या उनसे कब डिस्कशन हुई, ये सुहेल ही हमें कंफर्म कर सकते हैं। बताइएगा सुहेल। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला, आपको याद होगा जुमे के रोज़ शायद गुफ्तगू जो है वो थोड़ी सी ओवरलैप हो गई थी और मैंने उस दिन पहली मरतबा ऐसा था कि बाबर आजम का नाम आया था और मैंने जिक्र किया था, जिसके बाद आपने राशिद भाई से बाबर आजम के हवाले से पूछा था क्या है उनको कप्तानी कबूल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये वो दिन था जब पहली मरतबा ये चीज़ सामने आई थी कि बाबर आजम का जो रिकमेंडेशंस गई हैं, जो सिलेक्शन कमेटी से और दूसरे लोगों से मांगी गई थी, वो जो रिकमेंडेशन चेयरमैन पीसीबी के पास गई हैं उसमें बाबर आजम का नाम सर फहरिस्त है और उसके बाद नाम सलमान अली आगा का और फिर 0.1% आप कह सकते हैं कि उम्मीद थी कि शायद शान मसूद अपनी कप्तानी बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जहाँ तक बाबर आजम की बात है, इससे पहले जब 20 मई को ये फैसला हुआ था कि वेस्ट इंडीज़ जब जाएगी तो पाकिस्तान टीम नए कप्तान के साथ जाएगी और उसके 2-3 रोज़ के बाद इसी प्रोग्राम में डिस्कशन हुई थी, तब सलमान अली आगा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और यही मैंने तब आपसे कहा था कि शान मसूद तो डेफिनेटली कप्तान नहीं होंगे। उसके बाद खासी चीज़ें भी आई, अनफोल्ड हुई, इवॉल्व हुई और सब ने शान मसूद के बारे में ही कहा था। लेकिन जहाँ तक बाबर आजम की बात है, जो सवाल आपने पूछा कि बाबर आजम से कब पूछा गया, बाबर आजम के साथ संडे के रोज़ अनाउंसमेंट होती है, फ्राइडे को नाम सामने आता है, तो इन 2 दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ बाबर आजम की मुलाकात होती है और उसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। उससे पहले चंद रोज़ ही पहले की बात है कि सिलेक्टर्स में से और ख़ासतौर पर आकिब जावेद ने बाबर आजम से इस हवाले से बात की थी। ये कोई बहुत पुरानी सिलसिला जो है वो चलता हुआ नहीं आ रहा था कि जब आप बांग्लादेश से 20 मई को टेस्ट सीरीज़ हारते और उसके बाद बाबर आजम से गुफ्तगू शुरू हो गई थी। सलमान अली आगा ही कैंडिडेट समझे जा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का यही था कि अब अभी 9 टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाकी हैं, तो हमें कप्तान जो है वो तब्दील करके देख लेना चाहिए, ताकि पिछले दफ़ा जब आप आखिरी नंबरों पे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, शायद ये 9 टेस्ट मैचेस में कप्तान बदलने से टीम की कारकर्दगी भी बदल जाए। यही वजह है कि टीम जो अनाउंसमेंट की गई वो उसका न्यूक्लियस भी आपने देख लिया कि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं उसमें आपको नए खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, नौजवान खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, कम तजुर्बाकार खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। तो वो एक मैसेज भी देना है कि आगे हम लोग इसी डगर पे चलेंगे, यही एक तरीकाकार होगा कि हमने अपनी टेस्ट टीम को इसी तरह लेकर आगे चलना है। यही वजह है कि अब उसकी बागडोर जो है वो बाबर आजम को दी गई है। और ये इन प्रिंसिपल तो बड़ी अच्छी बात है कि जब आप नए खिलाड़ी लेके जा रहे हो तो फिर आपके सीनियर जो खिलाड़ी हों वो ही लीड कर रहे हो, विच इज़ ग्रेट इन प्रिंसिपल। लेकिन हमें सिर्फ ये शक है, एज मच एज वी लव बाबर आजम,
बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अप टू द मार्क नहीं रही जो कि द बाबर आजम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो वो करके दिखा चुके हैं। सो वी आर जस्ट वंडरिंग कि एक उनको कप्तानी दी जाए जिसका एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर होता है, वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी मुतासिर कभी कभार हो जाता है और बाकी खिलाड़ी नए हों। तो ये कॉम्बिनेशन आई मीन ग्रेट टू ट्राई इट आउट, लेकिन रिस्की भी हो सकता है। जी हुमा, बिल्कुल आप वो वाली आपने बात की जो इस वक्त डिस्कस भी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के हलकों में लोग भी इसके ऊपर मुबसरीन माहिरीन इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम का अगर टेस्ट की कप्तानी के हवाले से रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बुरा रिकॉर्ड नहीं है, वो 50% से ज़्यादा उनका है। जो आपने 16 टेस्ट मैचेस में 4 हारे हैं, 4 जीते हैं, 12 हारे, कम से कम उससे रिकॉर्ड बाबर आजम का बेहतर है। नो डाउट बाबर आजम ने पिछले 3 सालों से कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की, उनकी कंसिस्टेंसी टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की नहीं है जिस तरह की उनके टैलेंट से डिमांड की जाती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि अगर आप माजी में एक नाकाम साबित हुए, उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके और आपको हटाया गया एज ए कैप्टन, तो अब दोबारा नए सिरे से आपकी कप्तानी में भी फर्क नजर ना आए और बाकी जो टेस्ट मैचेस हैं वो उसमें आपकी कारकर्दगी भी अच्छी ना हो। जो पॉइंट्स रेस किए जा रहे हैं इस वक्त माहिरीन की तरफ से, जो शायकीन क्रिकेट है, वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब अगर नया टेनोर मिला है बाबर आजम को तो वो वाली चीजें उसी में वही कंटिन्यू करती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और खैर That is right, और डेफिनेटली वो एक नई एनर्जी के साथ आए होंगे और उनको भी तो पता ही है कि ये सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। फिर कुछ सीनियर लोगों के कुछ ऐसे बयानात भी हमने देखे जो वाबस्ता रहे हैं मतलब अहम ओहदों पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। उन्होंने कहा जी कोई भी कप्तान बना लें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जैसी है वैसी ही रहेगी। इस पे भी बड़ी बात हो रही है। ये वैसे नेगेटिव बात है करने के लिए, क्यों मैंने नहीं की। आई नो whoever is saying that, take the name जी। इस पे क्या गुफ्तगू हो रही है क्रिकेटिंग हलकों में? अफसोस होता है इस चीज का। अगर अब आपने कप्तान बना दिया बाबर आजम को, बाबर आजम इस वक्त एक बैटर्स में एक बड़ा नाम रहे हैं। नो डाउट उनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन सम टाइम चीजें सामने ये आती हैं कि शायद कोई उनको बिल्कुल बातें नहीं है बाबर आजम, वो सिर्फ और सिर्फ उनके हवाले से नेगेटिविटी जो है वो फैलाने की कोशिश की जाती है। नो डाउट बाबर आजम ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट। अच्छा, या तो ये बाबर आजम के लिए थी स्टेटमेंट या फिर ये ओवरऑल सिस्टम के लिए थी कि जब तक हम सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, कप्तान आप कोई भी बना दें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन अब्दुल्ला हुमा, अभी आप देखें कि पहले आप एक ही तरह की टीमों के साथ चल रहे थे। एशियन गेम्स के लिए आपने जिस तरह की टीम दी, वो एक आपने मैसेज देने की कोशिश की कि हम 2027 का जो 2028 का जो खेला जाएगा वर्ल्ड कप खेला जाएगा T20 का, हम किन खिलाड़ियों के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें आपने ए कैटेगरी और उसके बाद AP कैटेगरी भी अनाउंस कर दी और इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो टेस्ट खेलते होंगे उनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए T20 के साथ और तीनों फॉर्मेट की टीमें अलग अलग होगी। ये तमाम मैसेजेस हैं। जो सिस्टम पहले गलत था तो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम ही चलता रहे। अब उसको बेहतर करने की अगर कोशिश की गई है और सबको मैसेज दे दिया गया कि आप वाइट बॉल की तरफ रहेंगे, आपका टेस्ट के साथ फोकस होगा। अब अगर बाबर आजम ये समझते हैं कि वो कल को T20 भी खेलेंगे तो मेरा ख्याल है ये उनकी खामख्याली होगी। अब बाबर आजम AB कैटेगरी में होंगे और वो टेस्ट के साथ साथ वनडे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो T20 क्रिकेट है वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, बल्कि सेक्रीफाइस ये मैसेज दे दिया गया। इसी तरह टेस्ट में आपने अगर आप देखें तो टेस्ट में जिस तरह के खिलाड़ियों को लाया गया है, ये जिस तरह आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आप उनको मौका भी दे रहे हैं, तो उससे भी आप अंदाजा लगा लें कि आगे जो है जो नौजवान और जो बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वही हवाले किए जाएंगे बाबर आजम को। इसलिए मोस्ट सीनियर तरीन पाकिस्तान क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उसको कप्तानी दी गई है ताकि ये नौजवान खिलाड़ी हैं उनको साथ लेकर चल सके और एक अपने आप को डिफरेंट लीडर साबित करें उस टेन्योर से जो पीछे 4-5 साल पहले जो वो गुजार चुके हैं 2023 तक, उससे वो डिफरेंट नजर आए। जिस तरह उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और जो हमें भी लगता है, जो हम लोगों ने उनको ग्राउंड में भी देखा है, तो आपको एक डिफरेंट रूप में नजर आएंगे बाबर आजम एज ए लीडर। अच्छा, ये भी बताइएगा, शकील की बात करने लगे। हाँ बिल्कुल, साउथ शकील का भी बता दें क्योंकि वेस्ट इंडीज के टूर के लिए तो उनको नहीं रखा, लेकिन एज ए 17th प्लेयर इंग्लैंड टूर के लिए रख लिया है। मतलब कंसिडरिंग कि हमारा और ये फिटनेस से बिल्कुल, तो फिटनेस के हवाले से भी उनको बता दें कि क्या हुआ है उधर। और हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो जरा कमजोर है, तो इनको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। अगर वो नहीं होंगे तो 17th कौन होगा फिर?
अब्दुल्ला और हुमा, थोड़ा सा मैं अगर न्यूट्रल होकर बात करूं तो मैं थोड़ी सी ज्यादती की गई है साउथ शकील के साथ। 2 खिलाड़ी थे ऐसे जिनके फिटनेस टेस्ट होते हैं और दोनों फिटनेस टेस्ट क्लियर करते हैं। मोहम्मद रिजवान है और साउथ शकील है। और मोहम्मद रिजवान तो टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन साउथ शकील जो है वो जगह बनाने में कामयाब नहीं होते। लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें कि उनकी पिछले दिनों जो सीरीज थी, खासतौर पर बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज रही थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो होम सीरीज थी, उसमें वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके थे। खासतौर पर जो उनकी 4 इनिंग्स थी बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठे थे। अब मैनेजमेंट ने जो यहाँ पर है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में और सेलेक्टर्स हैं, वो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप 1 महीना और काम कर लेते हैं अपनी टेक्निक के साथ तो आप बेहतर हो सकते हैं, फिटनेस मजीद बेहतर हो जाएगी, टेक्निक जो आपको फॉल्ट आ रहा है वो भी मजीद बेहतर हो जाएगा और वो इंग्लैंड में जो 3 टेस्ट मैचेस हैं उसमें आप शामिल होंगे। जो अभी तक की सूरत हाल है, जो हालात है, जो हमें बताते हैं वो यही है कि डेफिनेटली साउथ शकील जो है वो शामिल जरूर होंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में। जहाँ तक उनकी फिटनेस के हवाले से बात है, सर्जरी जी बताएं। जी जी, साउथ शकील को एक छोटी सी उनके बोन में एक सर्जरी की जरूरत थी जो कि होना है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि वो फौरी तौर पर होने की जरूरत है, लेकिन वो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करती है। लेकिन जिस तरह का डॉक्टर जावेद मुगल जो अभी काम कर रहे हैं साथ, उन्होंने उनको ऐसे प्लान्स दिए हैं कि वो थोड़ा सा उसके ऊपर ओवरकम किया, वो आइंदा आने वाला सीजन जो है वो इसी तरह गुजार सकते हैं। उसके बाद जब उनको लंबा गैप मिलेगा टेस्ट मैचेस के दौरान तो वो अच्छा एक और भी जरा बताइएगा सिचुएशन। रिजवान की अभी बात कर रहे थे, वो भी हैं, ज़ाहिर है गाजी भी हैं, टूर बड़ा है, तो गाजी और रिजवान क्या एक वक्त में टीम में खेल सकते हैं, या मतलब फिर कीपिंग कौन करेगा? एज अ बैटर रिजवान आएंगे या एज अ बैटर गाजी आएंगे? इस बारे में कोई डिस्कशन है? अब्दुल्ला, गाजी गौरी और रिजवान जब वनडे स्क्वाड में थे तब तो ये ऐसा मुमकिन था कि दोनों एक साइड में खेल सकते, लेकिन टेस्ट में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो विकेट कीपर रखा गया है गाजी गौरी को, फर्स्ट चॉइस जो आपकी हैं वो मोहम्मद रिजवान ही हैं, और जो वो आपको पता है जैसे कंकशंस होते हैं वो वाला, उसकी वजह से दूसरे विकेट कीपर को लाइक टू चेंज के लिए रखना पड़ता है, तो इसलिए दूसरा विकेट कीपर अब लाजमी करार दे दिया गया है। फर्स्ट चॉइस रिजवान ही है। दोनों, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतने नौजवान खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में हैं आपके पास जिनको आपने आजमाना भी है, मौका भी देना है, तो उनके होते हुए शायद ही ऐसा मैनेजमेंट या कप्तान सोचेंगे कि जी गाजी गौरी को भी उसी टेस्ट मैच में खिला लिया जाए और मोहम्मद रिजवान को भी उसी टेस्ट में खिलाया जाए। अच्छा, ऑलराइट। अब थैंक यू सुहेल इमरान फॉर ऑल द टिप्स दैट यू गेव। आई हैव हाई होप्स विद बाबर आजम। आई थिंक उनकी जो अभी हमने एक साउंड बाइट भी चलाया था उनका, ही साउंडेड कॉन्फिडेंट एंड ही नोज कि उनसे क्या ग्रीवेंसेज हैं और हाउ ही हैज़ नॉट कम अप टू द मार्क इन रीसेंट पास्ट एज वेल। लेकिन जिस तरह सुहेल इमरान भी हमें बता रहे थे, टेस्ट में उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रहा है। ही नोज व्हाट टू डू। नए कप्तान हैं और हमें तो सपोर्ट करना है और हम करते हैं, जब भी कप्तान आए जिम्मेदारी और स्कूल में बेहतरीन वो ही हैं to lead the team, so we are okay with it। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात में गुज़श्ता साल डस्का का एक पूरा खानदान यानी 18 अफराद जा बहक हुए याद है हमें, याद है ना आपको? Yes, of course। अब वो बीच में आइलैंड मिट्टी के एक टीले पे से फंस गए थे, एक एक करके बहते रहे। इस बार भी सवात में कश्ती डूबने के हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए हैं। लाहौर में क्या मतलब उनके करीब जो लोग रहते हैं वो कहते हैं बस कयामत का मंजर था। ही है, पूरा खानदान मतलब खत्म ही हो जाना, मिट जाना। एक खातून की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। यह 7 दिन हो गए इस बात। कालाम सैफुल्लाह झील में पेश आया था और हमने बात की थी कि हम क्या टूरिज्म प्रमोट करने की बात करते हैं जब हम कश्ती में सवार अफराद को लाइफ जैकेट्स तक पहना कर नहीं सवार करा रहा है। वैसे पता है क्या है कि लाइफ जैकेट्स होती हैं और जो थोड़ी बहुत कश्तियों में हम भी सवार हुए हैं कभी लोकली, तो लाइफ जैकेट्स तो होती है, शायद सारों के लिए नहीं होंगी, व्हाटएवर, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ तो नहीं थी ना, यहाँ नहीं थी वैसे। अच्छा, 9 अफराद जी सवार थे कश्ती में और सिर्फ 2 अफराद ही को बचाया जा सका। वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि एक ऐसा सूबा जिसमें लोगों की बड़ी तादाद का माश जो है सयाहत है उसी से जुड़ा हुआ है, वहाँ तो हिफाजती इंतज़ामात जो हैं वो गैर मामूली और मिसाली होने चाहिए थे। तो ऐसे वाक़यात से सयाहत पर भी बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली
कोई मौका नहीं छोड़ते कि हम प्रमोट ना करें कि जी हमारी, और व्हाई नॉट, वी शुड प्रमोट, क्योंकि हमारी सीनरी, हमारे लोकेशंस जो हैं दे आर ऑलमोस्ट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर वो जब सहूलियात ना हो उस मयार की, तो वो सारी चीज़ बैठ जाती है जितनी भी खूबसूरत जगह हो। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल, आपको बता दें, सयाहों को महफूज बनाने और रेस्क्यू सर्विस को बेहतर बनाने के बहुत जो है वो दावे भी किए थे, लेकिन लगता यही है कि हालात में कोई बेहतरी, आई एम सॉरी, यही लगेगा ना जब पूरी एक फैमिली डूब के मर गई है, तो और क्या कह सकते हैं। सयाहों ने अपनी हिफाजत के लिए अब तो लगता है जो करना है वो करना है। हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कल इंक्वायरी कमेटी ने हादसे का मकाम कालाम सैफुल्ला झील का दौरा भी किया। कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स और मुतल्लिका हुकाम के बयानात भी रिकॉर्ड किए। इंक्वायरी कमेटी अपना काम मुकम्मल करके ज़ाहिर रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल कर देगी। यू नो, अ होल फैमिली डाइड हु केम देयर फॉर वेकेशन, for retreat, for taking a break from their lives, and it ended their life. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट महबूब अली हमारे साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इसके बाद खास तौर पे तफ्तीश जो हुई है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो सैफुल्ला झील में महबूब अली ये बताएं, सयाहों की कश्ती उलटने के वाक़े पे हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं लोगों के। कमेटी अरकान ने झील का भी दौरा किया और जल्द रिपोर्ट सूबाई हुकाम को भी पेश की, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात सामने आई होंगी। प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, सूरत हाल ये है कि सैफुल्ला झील जो कि स्वात का सयाहती मकाम है कालाम, ये वहाँ पर ये झील वाक़या है और यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जब आज से तकरीबन एक हफ़्ते कबल जो है वहाँ पे एक ही कश्ती में सवार 7 सयाह मौजूद थे। कश्ती अचानक उलट गई जिसमें 7 अफराद जो थे वो दरियाबुर्द हो गए। बाद में रेस्क्यू ने जो काम किया तो इस ऑपरेशन में 6 अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई, जबकि अभी भी एक खातून जो है वो मिसिंग है। उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत ने कमेटी बनाई थी, तो आज इस कमेटी का पहला इजलास हुआ है डिप्टी कमिश्नर स्वात के दफ्तर में, और इस इजलास में दीगर अफराद के अलावा डिप्टी कमिश्नर स्वात, डिप्टी कमिश्नर अपर स्वात, इसके अलावा TMA के हुकाम मौजूद थे, अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग मौजूद थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उनके सामने लोगों को पेश कर दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो आज रिकमेंडेशन सामने आ रही है, जो लोगों को पेश किया जा रहा है, तो ये रिकमेंडेशन फिर सूबाई हुकूमत और इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश कर दिए जाएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला, अहम सवाल यह है कि इस किस्म की फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज जो है वो बार बार बनती है। बार बार ये कहा जाता है कि लोगों को सजाएं दी जाएगी, लेकिन अमलन न तो सजाएं दी जाती है, और अगर सजाएं दी भी जाती है तो हमारी चूँकि मेमोरी बहुत कमज़ोर है, हम 1 या 2 महीने के बाद तमाम बातें भूल जाते हैं। वो लोग जिनको सस्पेंड किया जाता है 1 या 2 महीने के बाद उनको और अच्छे स्टेशन पर तैनात किया जाता है, उनको मजीद मराद जो है वो स्पॉट ऑन महबूब अली, बिल्कुल हम यही बात करते रहते हैं कि इतनी अब देर तक अरसे तक कोई ऐसा हादसा हो तो उस पर बात होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, चीज़ें बदलते हैं, दावे होते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, नथिंग हैपेंड। और जब वो सब कुछ हो रहा होता है ना, आई एम सॉरी, जितनी भी आप उम्मीदें लगा लें, आपको दिल में पता होता है कुछ नहीं बदलना। अच्छा, एक बॉडी, एक खातून की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। रेस्क्यू हवाले हुकाम क्या कह रहे हैं, क्या अपडेट है? मतलब आगे इस सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है, आप सोचिए लवाहिकीन अब क्या किस चीज़ के मुंतज़र हैं कि किसी तरह लाश मिल जाए? हालांकि पता है कि वो ख़त्म हो चुकी है, बट लाश नहीं अभी तक मिली। जी बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, इस वक्त तक मैं आपको लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जो लापता लड़की है उनकी तलाश का सिलसिला आज तक जारी है, और जो रेस्क्यू काम है तो उनका यही कहना है कि जब तक उस लड़की को ढूंढा नहीं जाता तो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हम अगर थोड़ा सा इस हवाले से बात करें कि स्वात में जहाँ से ग्लेशियर्स का आगाज़ होता है, यानी सैफुल्ला झील, और उससे आगे तो तकरीबन नीचे जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पूरा दरियाई स्वात का इलाका है। और ये दरियाई स्वात है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो सिर्फ लोअर स्वात और अपर स्वात में इसकी लंबाई तकरीबन 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो यकीनन इस इतने बड़े एरिया में उस लड़की को तलाश करना ये कोई आसान काम नहीं है। हम रेस्क्यू काम जो है वो अभी तक पुरुमीद है। ये आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन एक हफ्ता गुजर गया है, मतलब और भी ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए, कंसिडरिंग के पहले एफर्ट्स नहीं हो पाई टू मेक थिंग्स बेटर। और उसके हवाले से महबूब अली, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या इंक्वायरी रिपोर्ट्स जब आती हैं तो उन पर अमल भी होता है कि नहीं? क्योंकि अगर हम पिछले साल का ही जो जिक्र कर रहे थे, दरिया सवात में 15 से ज़ायद सयाह जो है एक ही फैमिली के वो डूब के मर गए, तो पिछले साल के वाक़े के बाद महसूस होता है कि सूबाई हुकूमत ने
कुछ ख़ास सीखा नहीं। मतलब कि आपने वो टूर ऑपरेटर, बोट ऑपरेटर्स वगैरह को लाइसेंसेस दिए हैं या फिर गैर लाइसेंस थे, हमें नहीं पता, लेकिन क्या चेक एंड बैलेंस था कि अगर ये लाइफ जैकेट्स जो हैं ये भी ना प्रोवाइड की जाएं, आपकी बोट्स भी इस काबिल ना हो कि उस पानी में रह सकें, तो वो फिर उन रिपोर्टों का क्या होता है? अब इन हालात में मतलब लोगों को, सयाहों को बचाने का कोई निज़ाम है या बेहतर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल उमर अब्दुल्ला, हम सवाल ये है, ये बहुत हैरानी की बात है कि यहाँ पर ऐसे वाक़यात एक साल नहीं हर साल ऐसे वाक़यात होते हैं, बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आमतौर पर कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, उनको सजाई भी दी जाती है, लेकिन 1-2 महीने के बाद उन लोगों को मज़ीद अच्छी जगहों पर पोस्ट किया जाता है। लास्ट ईयर जिस तरह आपने बात की कि सियालकोट के इलाके दस्का से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह जब स्वात पहुंचे थे और अचानक एक सैलाबी रैली में वो तमाम लोग बह गए थे, तकरीबन 15 से 16 अफराद जो थे वो जाबाक हो गए थे। उसके बाद चंद लोगों के खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया गया, जिसमें रेस्क्यू के लोग शामिल थे, जिसमें TMA के लोग शामिल थे, इंतज़ामिया के लोग शामिल थे। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जितने महकमों के मैंने नाम लिए हैं, जिन अफसर्स को, जिन जिम्मेदारों को हटाया गया था, उनको उससे अच्छी पोजीशन पर दोबारा लगाया गया है, उनको मज़ीद मराद दी गई है। क्योंकि शायद हुकूमत को भी इस बात का पता है कि हमारी आवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, ये जज्बाती कौम है, ये हफ्ता 10 दिनों तक बात तो याद रखती है लेकिन उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए वो तमाम लोग जिनको अर्जी तौर पर अपने ओहदों से हटाया गया था, आज वो मजीद अच्छे ओहदों पर दोबारा तैनात हो गए हैं और वो यकीनन मज़े में है। महबूब अली, आपकी इसी बात वजह ये कुछ नहीं बदलेगा। मतलब जिनको हटाया गया था पिछले साल, ऐसी ही चीज़ों के लिए हर साल इस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको दोबारा और भी बड़ी पोस्ट पे लगा देना, तो हम क्या बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया महबूब अली, बाय द वे, फॉर बीइंग विद अस। पूरी ओवरऑलिंग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये पूरा टूरिज्म जो है ना आउटसोर्स हो जाए किसी ऐसी फर्म को जो देखे, जो जिनका एक्सपीरियंस हो, उनको पता हो कि ये काम किस तरह होते हैं। मतलब हमारे सिर्फ स्विट्जरलैंड तो नहीं है हमारे यहाँ मिसाल टूरिज्म के ऊपर इकोनॉमी चलने की, थाईलैंड एक और मिसाल है, मतलब और कितनी मिसालें हैं हमारे यहाँ। अब तो वियतनाम भी आ गया, बाकू आ गया। कॉमन चीज़ दुनिया में हो चुकी है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगी, क्योंकि अभी वी आर जस्ट कमिंग अराउंड टू द आइडिया कि हमारे यहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और दुनिया आ सकती है। दूसरा, प्लीज़ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, पिछले साल जब ये सारा वाकया हुआ था, मतलब इतने लोग मर गए थे, इट वाज कैप्चर्ड ऑन कैमरा, लोग खत्म होते चले जा रहे थे, घंटों ये मामला चला, फिर हेली भी नहीं आया, मतलब बहुत कुछ हुआ। उस वक्त आपको याद है कि क्या मेजर्स लिए गए थे? तजावजात हटा देना, वो जो पानी के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, पानी में होते हैं, वो निकाल देना। जी, वो होटल दोबारा बन गए, उनसे ज्यादा लैविश बने अब, और थोड़ा सा अफसरान को तरक्की मिल गई, होटल दोबारा बन गए। मुझे तो ये समझ नहीं आती, जो सयाह वहाँ जाते हैं, आपको थोड़ी सी आप भी एक बैकग्राउंड रिसर्च कर लिया करें, एहतियात खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं आ रहा आपको बचाने के लिए। आई एम सॉरी, अब तो ऐसा ही है। इफ़ यू गेट इनटू द वाटर यू बेटर नो हाउ टू स्विम और ब्रिंग योर ओन लाइफ जैकेट और व्हाटएवर, या अपने छोटे बच्चों को ना लेके जाएं या ना जाएं, बाहर बैठ के देख लें उसको, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। शफाफ तरीके से ब्रिंग सम एक्सपर्ट्स इन और उनसे पूछें कि हम इस पूरी इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे ओवरऑल कर सकते हैं, बिकॉज़ इतना बड़ा पोटेंशियल है जिसका लिटरली 2% भी हम नहीं अभी तक हासिल कर पाए। अब हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अब हम सारे तो बैठे हुए यही बात कर रहे थे कि आपस में उन लोगों की बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीदें भी अच्छी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल तो बीच में रुकावटें इस तरह आ रही थी कि वो गैप्स आ रहे थे, लेकिन दोबारा से हमले हो जाना ये नहीं कोई सोच रहा था। अभी तक अब सुप्रीम लीडर की तदफीन भी नहीं हुई है, वो भी साथ साथ मामला चल रहा है। तो अमेरिका ने रात गए ईरान पर 80 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए हैं। बंदर अब्बास, सर्क और कशीम को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन हमलों का हदफ ऐसी फ़ौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम थे जो मुबैना तौर पर बहरी जहाज़ों पर हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रॉब्लम सारी वहीं से शुरू हो रही है और जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में भी कोई 85 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। 85 दावा किया में भी सायरन बजना शुरू हो गए थे। हालिया जो बहरान है उसका आगाज़ आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान की जानिब से कतरी और सऊदी समेत 3 तजारती ऑयल टैंकर्स पर और गैस टैंकर पर हमलों के बाद हुआ, जिसके बाद अमरीकी इंतज़ामिया ने ईरान पर आयद तेल की पाबंदियाँ दोबारा सख्त कर दी हैं और ईरानी तेल की फ़रोख्त से मुताल्लिक दी गई रियायत भी वापस ले ली है। अमरीका ने ईरान पर MOU के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। MOU के आर्टिकल 4 के तहत अमरीका ने यह वादा किया था कि वो ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को महदूद करेगा और ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त देगा, और इसने
वादे पर अमल भी किया, जबकि आर्टिकल 5 के मुताबिक ईरान इस बात को यकीनी बनाएगा कि तजारती और सिविल बहरी जहाज़ बगैर किसी फीस या रुकावट के अपनी आमदोरफ्त जारी रख सकेंगे और जिन बहरी रास्तों में रुकावटें पैदा हो चुकी हैं उन्हें साफ और बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों पर भी असर नजर आ रहा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। आपको पता है ना बात कहाँ तक जा पहुंची थी। लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये बात कहीं रुकनी है कि नहीं रुकनी। और डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम तो बड़े होपफुल थे और आपसे भी हमारी बातचीत चलती रही है और माना कि ज़रा डिलेज थे डायलॉग में, कुछ दिन के स्टेटमेंट्स भी ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें हिंडर करते हैं कि, लेकिन यहाँ तो हमले स्टार्ट हो गए हैं दोबारा, तो इसके बारे में हम क्या समझें आप? जी, सुबह बखैर और मधु करने पर मशकूर दोबारा। लेकिन अगर आपको याद हो, आपके नाज़रीन को यकीनन और आपको, कि वो मैं लफ्ज़ एक इस्तेमाल करता रहा हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा लेकिन हचकोले आते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा हचकोला एक आ गया है। ये पहले छोटे छोटे हचकोले आ रहे थे, इस बड़े हचकोले को भी, और मैं ये भी हमेशा तजिए के मुताबिक और पीछे मंतक है इसके, वो मैं सारे दे सकता हूँ मंतक में इसके पीछे क्या है जो मैं तजिया देता रहा हूँ। पहले वो ये है कि हचकोलों के बावजूद ये दोनों मुल्कों की और पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन बिल्कुल जाहिर है देयर इज अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप। वो किस वक्त कोई ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाइए, जो आपने 80 जो अहदाफ को निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, आप देखेंगे कि इसमें कोई जानी नुकसान अगर हुआ भी होगा तो खाद और इसी तरीके से जो 85 अहदाफ को निशाना बनाया है, क्योंकि IRCG ने और उनके ज्वाइंट कमांड ने कह दिया था कि हम इसका बिल्कुल बेफिटिंग जवाब देंगे। मैं इसको कहूँगा कि रेसिप्रोकल अटैक्स इन्होंने कर लिए। अब मैं समझता हूं कि फिर थोड़ी सी खामोशी आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कम्युनिकेशन का एक सेटअप करना था, जो कि 14 नुकाती पॉइंट्स में दिया हुआ है कि दोनों ममालिक एक अपना हॉटलाइन जिसको कह लें आप, एक कम्युनिकेशन का सिलसिला रखेंगे, वो अभी तक नहीं इस्टेब्लिश हुआ है। असल प्रॉब्लम यह है कि अगर वो 3 जहाज गुजर रहे थे और दिए हुए रास्ते, ईरान कहता है कि मैं बिल्कुल 5 नंबर पॉइंट जो है जिसको क्लास कह लें आप इसका MOU का, वो कहता है कि जी मैं तो पासदारी इसकी बिल्कुल कर रहा हूँ, क्या किया जाए, माइंस लगी हुई हैं आपके ही इसमें 5 नंबर में दिया हुआ है कि माइंस के रास्ते जो है वो आप हमने क्लियर करने हैं। तो वो माइंस के रास्ते क्योंकि हैं, लिहाजा हम नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड का हम कह रहे हैं कि इधर से जहाज गुजरे, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम उनको रोकते हैं, अगर नहीं रुकते हैं तो हम इन्फोर्स करते हैं। अब इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए कोई हॉटलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर साहब, इट इज नॉट दैट इजी, प्रोवाइडेड कि कतर सालसी का किरदार अदा कर रहा है। कतर ने बाकायदा बाज़ाब्ता अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर साइड एज वेल। जहाज गुजर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस पर हमले शुरू कर दें। कतर से तो बराह रास्त राब्ता है ना, सऊदी अरेबिया से भी है। अभी आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पे भी दोनों के डेलीगेशंस मौजूद थे। मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रेंट तो ईरान को भी दिखानी चाहिए। कितनी मायूब बात है कि एक मुल्क जो आपकी सालसी करा रहा है, अभी आपका मेहमान था 2 दिन पहले, और उसके जहाजों पे आप हमले कर रहे हैं। जी हाँ, और न सिर्फ ये बल्कि सऊदी सुपर टैंकर पर भी हमला हुआ है। ये एक तशवीशनाक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी और कतर के टैंकर्स पे हमला हुआ है। कतर ने तो प्रोटेस्ट कर दिया, कतर ने बुला लिया उनके शादी अफेयर को उनके सफारत खाने से ईरान के, और उसको प्रोटेस्ट एक ऑफिशियल लॉन्च भी कर दिया है। और सऊदी अरब ने अभी वो नहीं किया है, शायद वो भी कर दे इस चीज को। लेकिन देखिए बात यह है कि यही तो चाहते हैं जो लोग हैं। ठीक है, ये गलती ईरान से, ईरान कोई किसी तरह कम्युनिकेशन करता, वो अपना आगे जाके वजाहत दी जाएगी उसकी, क्योंकि जितनी कम्युनिकेशन ईरान की और जितनी ज्यादा राहो रस्म ईरान की कतर के साथ है और रही है पहले, तो उसके तहत जरूर उसकी वजाहत। डॉक्टर साहब, लगता है कि कम्युनिकेशन इशू जो है ये ईरान के अंदर है, और ऐसा तासुर जो ये ऐसा मिलता है कि इनकी अस्करी और सियासी जो क़यादत है वो सेम पेज पे नहीं है। मतलब इतनी बड़ी ये हरकत हो जाना, स्पेशली जो वही सारी बातें जो हमने की हैं, जब सालसी हो रही है, जब बातचीत आगे जा रही है, तदफीन भी नहीं हुई, वो वाला मामला एक अलहदा चल रहा है, तो ये डिवाइड जो है, ये ईरान के अंदर की डिवाइड जो है ये नुमायां हो रही है। जी देखें, ये तो सतह ब सतह लिहाज से ईरान में डिसीजन मेकिंग है। और देखिए जिस तरह सेंटकॉम ने कोई डोनाल्ड ट्रंप से इस वक्त पूछकर तो हमला नहीं किया, मेरा अपना इसमें जो तजिया और न सिर्फ तजिया बल्कि तजर्बा है वो ये कि सेंटकॉम को एक रोड मैप दे दिया जाता है। ये SOPs हैं,
अगर जहाज पर कोई हमला हो तो आपने बगैर पूछे हुए आपने उसका जवाब देना है। तो सेंटकॉम डोनाल्ड ट्रंप तो बैठे हुए हैं तुर्की में, और ये कोई पॉलिटिकल बयान भी इस मामले में अमेरिका की तरफ से नहीं आया कम से कम 1-2 घंटे पहले तक। तो जब ये एसओपीज आईआरसीजी को भी दी जाती है और उनको भी ऐसा एसओपी दे दी जाती है कि अगर ऐसा हो तो आपने ऐसा करना है, तो वो हो गया। लिहाजा इसीलिए तो आप देखें कि कश्मीर की हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने हॉटलाइन इस्टेब्लिश की हुई है। 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं, हमने इंडिया के साथ हॉटलाइन की हुई है। जब कोई ऐसी स्क्रिमिशेस होती हैं तो हम फौरी तौर पर हॉटलाइन उठाते हैं, हमारी मिलिट्री ऑपरेशन, उनका मिलिट्री ऑपरेशन, और उस चीज को सुलह सफाई या जो भी होता है वो कर लेते हैं ताकि एस्केलेट करने से बढ़े। तो ये अभी मैंने इसीलिए बात की, और उसको मैं आपके थोड़ी वजाहत के साथ चंद सेकंड में कर देता हूं कि जो हजकुले हैं ये हजकुले आएंगे, ये कतर के साथ यकीनन कतर इस पे प्रोटेस्ट करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कतर अगर वायलेट कर रहा था, कतर को भी तो पता है ना कि ईरान ने क्या ईरान और ओमान ने मिलकर क्या इस वक्त 60 दिन के लिए क्या उन्होंने वजह किया है तरीकाकार कि किस तरीके से गुजरना है वहां से, और कोई फीस नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, जो ईरान माना हुआ है उस पर। तो अब इसमें वजह इसके पीछे जो है तह दर तह लॉजिक्स हैं। ईरान सोचता है कि भाई अगर हमने इसको अभी से ये लेट लूज कर दिया तो जो बेसिस सारे तबाह हुए हैं अमेरिका के, उस पर दोबारा कुमक, उस पर वो रिपेयर और मेंटेनेंस के सारा सामान भी आ जाएगा, कुछ फौजी साजो सामान गुजरेगा, हमें पता नहीं पड़ेगा। उसके पस पर्दा ये बात मालूम होती है। अब ईरान तो जाहिर है डॉक्टर साहब ये सवाल बड़ा सिंपलिस्टिक सा साउंड करेगा, लेकिन आप इसकी पीछे की कॉम्प्लिकेशन हमें समझा सकते हैं। अगर रूट्स का तयन हो गया है कि फलाने आप रूट्स लें, बाकियों पे माइंस लगी हुई हैं और उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है कुछ शिपिंग कंपनीज या टैंकर्स या उनके, लेट देम डू इट, लेट देम फाइंड आउट। आपको बीच में उनको अटैक करने की क्या ज़रूरत है? ये ईरान के लिए मैं कह रही हूँ, लेट देम फाइंड आउट। जब बता ही दी है कि दीज आर द स्टिपुलेटेड रूट्स, दीज आर द सेफ रूट्स, और अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो ये हो सकता है। अब जाके देख लें, एक एग्जाम्पल इज ऑल इट टेक फॉर एवरीबडी एल्स टू अंडरस्टैंड। वेरी मच हो है कि ईरान के पास उसकी जो कमजोरी है उसको भी बयान कर देता हूँ 3-3 सेकंड में, और जो उसका स्ट्रेंथ है उसको बयान कर देता हूँ, और जो अमेरिका की इसमें कमजोरी। पहली तो बात यह है कि ईरान की इसमें जो कमजोरी या कम मायगी समझ लें इसको, वो ये है कि उसको अटैक से पहले अपने दोस्तों से, खासतौर पर कतर से, अब रात का वक्त था, शायद वो सफाई देंगे उसकी अपनी कि क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। दूसरा यह है कि ईरान के लिए हरमुस जो है वो बिल्कुल एक तरफ का पत्ता है। वो चाहता है कि अगर इस पर एक दफा प्रेसिडेंट सेट हो गई कि जो चाहे गुजरता जाए वार्निंग के बावजूद, ईरान कहता है हमारी जो वार्निंग है उसको मानना ही मानना है आपने, अगर नहीं मानती हैं तो उसको आपने कॉन्सिक्वेंसेज। अब ईरान ने, चले इसको एक दफा ये कह देते हैं कि ईरान ने ये गलत किया, लेकिन एक छोटी गलती पर इंटरनेशनल कानून को हाथ में लेते हुए बहुत बड़ी गलती, 80 अहदाफ को 60 उनके जो छोटी किश्तियां हैं, लड़ाका किश्तियां, उनको तबाह कर दी गई। चले ठीक है, वो इसलिए 2 जजीरों को कर दिया गया, 80 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तो अब ये एस्केलेट, तो ये रेसिप्रोसिटी तो ईरान दिखलाएगा। तो बात ये है कि एक छोटी गलती पर बड़ी गलती और बड़ी गलती पर फिर दूसरी गलती। तो कहने का मकसद ये है कि अभी आ जाते हैं जरा कंक्लूडिंग उस पर कि इन तमाम के बावजूद मेरा अपना मानना ये है, और आपके प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, इन हजकुलों के बावजूद ये सिलसिला डायलॉग्स का जारी रहेगा। 11 तारीख या 13 तारीख जब भी हो सकता है कोई डिले हो जाए, लेकिन दोबारा ये रिज्यूम हो जाएगी गुफ्तगू जो पाकिस्तान जिसकी मीडिएटेशन करा रहा है। तो लिहाजा वो जिस तरह के मैंने बताया कि दुनिया दोबारा उस कर्ब और उस दर्द में मुब्तला नहीं। आप ही तो बता रही हैं अभी, और क्या बता रही हैं आपके तेल की कीमत बढ़ गई, और ये अगर शिद्दत बढ़ती है तो वो 124 तक चला गया था ना, और वो अगर दोबारा हो जाता है मामला तो आपको पता है दुनिया और अमेरिका की एक चीज आपको सेंसिटिव मैं बता दूं कि अमेरिका क्यों इन 15 पॉइंट पर माना है। 174 बिलियन इनके पास था लीटर ऑयल का रिजर्व, जिसको कि वो हर रोज 1.5 मिलियन ड्रॉ करते रही हैं। ये बात कर रहा हूं 12 मार्च की। 12 मार्च से लेके अब तक उनके ज़खायर बिल्कुल 1/4 भी बाकी नहीं रहे हैं, बकौल लैरी जॉनसन के और कुछ और वहां अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं। अब उनके पास 10 दिन का रिजर्व रह गया है। तो
फिर अमेरिका क्या करे? उसने कुछ ना कुछ तो सीट करना है, कुछ ना कुछ अपनी ताकत भी दिखलानी है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो। तो लिहाजा इन मजबूरियों के तहत जो दुनिया की भी है और अमेरिका की भी है, और मिड टर्म इलेक्शन की हम जिक्र करते रहे हैं, इन मजबूरियों के तहत ये हजकोलों के साथ डायलॉग भी जारी रहेगा। और वो उसमें दुनिया ठीक है, पाकिस्तान को थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब कतर जो मीडिएटर के तौर पर थोड़ा सा था, वो अपने हाथ खींचने की कोशिश करेगा या दोबारा, क्योंकि कतर में बर्दाश्त का बड़ा मादा है। वो इजराइल ने भी जब हमला किया था तो कतर ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, उसके बाद वो खामोश हो गया क्योंकि उसने सब्र का और तहम्मुल का मामला किया। ईरान ने जब हमले किए सऊदी अरब पर और यूएई पर, तो उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान ने भी इस बैकशोर चैनल डिप्लोमेसी की और वो भी सब्र का मुजाहरा किया। कतर पे भी हमले हुए थे, बाकी इन तमाम खलीजी ममालिक पर। तो इस दफा भी मेरा अपना मानना ये है कि ये मामला इधर आके थमेगा जब तक कि दोबारा ऐसी कोई शिद्दत ना हो। और ये जब तक कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई पहली दफा तो एपिसोड हुई नहीं है, इससे पहले भी एपिसोड हो चुकी है, उससे पहले भी एपिसोड हो चुकी है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी कितनी ऑकवर्ड पोजीशन है कि हर दफ़ा इस एपिसोड के बाद हम तमाम अतराफ से लोगों को समझाने के लिए पहुँच जाते हैं और समझाने में कामयाब भी हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इस मरतबा तो कतर भी, जो कि खुद एक बड़ा मेजर सालिस है, वो भी इन्वॉल्व है इस एपिसोड में। सो कितना आसान होगा आपको लगता है कि दोबारा टू गेट थिंग्स बैक टू नॉर्मल और वेयर दे वर? क्योंकि अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि 14 को एक तीसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा। 14 को नहीं, 11 की बात हो रही थी वैसे। 11 को या तो तीसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा। डू वी सी दैट हैपनिंग ऑन टाइम? at all? Well, time could be delayed because, but then it is going to happen. और पाकिस्तान, because ये मीडिएशन कोई आज दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये तो दुनिया मानती है इसको। अब इसमें अगर पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया है तो ये आसान काम तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि 100% कामयाबी भी हो जाए, लेकिन अब तक की भी जो कामयाबी है उसमें भी पाकिस्तान सुरखरू तो हुआ है। और इसकी वजह से आपने शुनीद देखी, बल्कि खबरें अब तो राइटर्स की और सारों की आ गई है कि लीबिया में भी पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है। और किसने इनवाइट किया है? अमेरिका ने, तुर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, कि जी वहां भी उनके दो मुतारिब ग्रुप जो हैं उनको यूनिफिकेशन में आप मदद कर दें। और बैक चैनल डिप्लोमेसी, एज आई अंडरस्टैंड, मैं सफीर वहां रहा हूं, बैक चैनल डिप्लोमेसी वहां हमारी जारी है। तो अगर कोई हमारे इन तमाम, अगर इतना बड़ा हमने वजन ना उठाया होता अपने कांधों पर, तो दुनिया हमें क्यों वो एक और उसमें डालती, आजमाइश में हमें डालती। तो वो उस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कब तक मनाता रहे। लेकिन डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का। डिप्लोमेसी में जाहिर है वन कैन नॉट रियली लूज द हार्ट, एंड डिप्लोमेसी में unless you continue with your efforts and with the diplomacy, it can slip off any time. That is right, and it is not something that can happen in a flash. You have to be consistent and patient about it, and yes, patient as well. बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान, थैंक यू। ये लिबिया वाला जो मामला है ना कि वहाँ भी सालसी कराने की कोशिशों में है और ऑब्वियसली उसमें भी अमेरिका का आशीर्वाद है। लेट्स सी वेयर वी गो विद दैट। मतलब ऑब्वियसली एक्सटेंडिंग तो हमारी बन ही गई है दुनिया में। ऑलराइट, मूविंग ऑन। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। ज़मीन में कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि ब्रेकडाउन के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की फराहमी का निज़ाम मुतासर है। कराची में आपको पता है ना, लोड शेडिंग का भी एक इफ्रीत चल रहा है और ख़राबी के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप्स आर्जी तौर पर बंद हो गए हैं। बाय द वे, K2 से याद आया, हमने जहाज़ तैयारा हादसे की भी बात करनी है, जिसके बारे में हमने तफसील भी हासिल करने की कोशिश की है और सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। खैर, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर इशू, जिसकी वजह से ये जो पंपिंग स्टेशन बंद हुए हैं, कराची शहर को यौमिया तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये हर चौथे हफ्ते हम रिपोर्ट नहीं कर रहे होते कि कराची को ये बहुत ज्यादा होता है। कभी कोई रीजन होती है, कभी मशीन बैठ जाती है, कभी सिस्टम खराब हो जाता है, वन थिंग और द अदर हैपेंस। और पानी का निजाम जो है ना, हमें एट द एंड ऑफ द डे पानी नहीं मिलता, जो कि पहले ही नहीं है। फेडरल एरिया बफर जोन में पानी की फराहमी जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल है। मतलब वहाँ पानी है ही नहीं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 D, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में भी पानी की फराहमी जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल है। और मुरम्मती काम जो है वो मुकम्मल होने के बाद पानी वापस आएगा, उसकी बहाली तभी होगी। और फिर वो काम कब होगा मुकम्मल, दैट इज़ एनीबडीज़ गेस। सो वेट फॉर इट, प्रे फॉर इट।
अच्छा जी। अच्छा, और दूसरी एक जगह और हो रहा है मामला ये है कि महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर थी कि ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी की सिफारिश की थी। तवक्को थी कि आवाम को गैस की कीमतों में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गैस की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने IMF को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि ओगरा ने सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनियों के लिए औसतन मुकर्ररा कीमत जो है वो 1793 1793 रुपए फी MMBTU से कम करके 1705 रुपए फी MMBTU कर दी है। और इसी तरह SNGPL के लिए मुकर्ररा कीमत 1719 रुपए फी MMBTU और SSGC के लिए 1691 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है, मगर हुकूमत ने यह कमी सार्फिन तक मुंतकिल नहीं की। इस फैसले से दोनों कंपनियों को अरबों का फ़ायदा होगा और एक अंदाजे के मुताबिक SNGPL को तकरीबन 44 अरब रुपए का सरप्लस हासिल होगा, जबकि SSGC का सरप्लस तकरीबन 2.5 अरब रुपए तक होगा। जब ओगरा कीमतें बढ़ाता है तो इसे फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन जब कुछ रिलीफ मिलने लगता है तो हुकूमत को कंपनियां अजीज हो जाती हैं। ये आवाम। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इट। और अब्दुल्ला साथ साथ मैं ये बता दूं, देयर आर एरियाज इन कराची एटलीस्ट, मैं लिटरली अपना एग्जांपल आपको दे रही हूँ। आई हैव नो गैस इन माई किचन इन माई हाउस फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स, है ही नहीं। और हमें पूरी एक लिस्ट आती है कि इतने से इतने बजे तक गैस होगी एंड एवरीथिंग, उस वक्त भी नहीं होती। सो आई डोंट नो अबाउट दैट। बिल ज़रूर आता है वैसे, गैस किधर जाती है वो हमें नहीं पता। आवाम को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन 5 रुपए का फ़ायदा भी अगर है तो वो मिलना आवाम का हक है। इसे 10 भी दे देंगे अगर गैस दे दो। करना किसी तरह की फेयर बात नहीं है। हुकाम का ये भी कहना है कि कतर से LNG की तरसील मामूल पर आने की तवक्को है, जिससे गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। वो तो खैर तवक्को थी, मौजूदा हमले देख ही लेंगे क्या हुआ। सहाफ़ी द न्यूज़ खालिद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने गैस टैरिफ में कमी के बावजूद सार्फिन के लिए कीमतें जो हैं वो ना कम करने का फ़ैसला किया। अभी हमने पूरी एक डिटेल दी है, तो इसकी आपके पास क्या तफसीलात हैं? शेयर विद अस। जी, एक्चुअली जो आंकड़ा है वो अपनी जो सालाना डिटर्मिनेशन उन्होंने दी है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की, तो उसमें बेसिकली उन्होंने जो प्रेस्क्राइब प्राइस है उसको कम कर दिया है। जो लास्ट ईयर की जो प्रेस्क्राइब्ड प्राइस थी, लास्ट ईयर की जो प्रेस्क्राइब प्राइस थी वो तकरीबन 1793 रुपये पर MMBTU थी, उसको कम करके 1705 रुपये तक तकरीबन कर दिया है। ये एवरेज प्राइस है। तो ज़ाहिर है कि एक रीज़नेबल जो है वो जो रिडक्शन उन्होंने की है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो रिडक्शन है वो पास ना की जाए, बल्कि इसको प्राइसेस को अनचेंज्ड रखा जाए। अनचेंज्ड रखने की वजह से सुई नादरन को जो है 44 अरब रुपये का जो फ़ायदा हुआ है और सुई सदरन को तकरीबन 2.5 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा खालिद साहब कि इस फैसले के पीछे का मुहर्रिकात पर भी हम चाहेंगे आप रोशनी डालें। इससे आम सारिफ के लिए गैस कितनी सस्ती होनी थी जो नहीं हो सकी? जो रैशनल है इस डिसीजन के पीछे वो यही है कि आने वाले जो महीने हैं, यानी अगस्त सितंबर से हो सकता है कि दोबारा जो है LNG की तरसील शुरू हो जाए और फिर दोबारा प्रेस्क्राइब प्राइसेस को ऊपर ले जाना पड़े। तो उस वजह से इन्होंने फ़िलहाल जो है अगस्त सितंबर तक तो मेरे ख्याल ये प्राइसेस जो है ना ये रिड्यूस्ड ही रहेंगी, और लेकिन इन्होंने अनचेंज सिर्फ इसलिए रखी हैं ताकि जो मज़ीद जो क्योंकि जो कतर एनर्जी वालों ने इनको ये मैसेज दिया है कि हम जो अगस्त में फोर्स मेजोर ख़त्म कर देंगे और दोबारा जो बाकायदा जो तरसील है पाकिस्तान को G2G बेसिस पे वो आनी शुरू हो जाएगी LNG की। फिर LNG का कंपोनेंट ज़ाहिर है वो फिर हम डोमेस्टिक सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, तो फिर उसकी वजह से फिर हो सकता है कि प्रेस्क्राइब प्राइसेस फिर बढ़े और फिर दोबारा जो है अक्टूबर में जो सुई नादरन सुई सदरन वाले हैं दोबारा जो है ना अपनी पटिशन जो है रिवाइज्ड पटिशन जो है ना वो डालें और उसके मुताबिक फिर 1 जनवरी से फिर जो है ना वो अपना टैरिफ दोबारा रिवाइज करेंगी और वो फिर इम्प्लीमेंट होगा। ये बात भी समझ आ गई। खालिद साहब ये भी बताइए कि अगर LNG दरामदाद जो हैं वो बहाल होती हैं तो क्या खदशा है कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमतें जो हैं वो फिर बढ़ा दी जाएंगी?
हाँ जी, डेफिनेटली वो इसी की वजह ये है कि जब इम्पोर्टेड जो गैस है और LNG की उसकी जो फार्मूला है, जो प्राइसिंग फार्मूला है वो 13.37% ऑफ द ब्रेंट है, तो डेफिनेटली वो जो है तकरीबन ज़्यादा होगी। इस वक्त अगर हम जो स्पॉट में जो LNG ले रहे हैं वो बड़ी कम ले रहे हैं, लेकिन वो तकरीबन पावर सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है और उसकी जो कीमत बन रही है, लैंडेड कास्ट जो बन रही है वो तकरीबन $17.4 पर MMBTU बन रही है। तो जाहिर है जब हम जो कतर से भी गैस आनी शुरू हो जाएगी और जो हम स्पॉट जो ले रहे हैं LNG के, अगर वो भी शामिल कर लिए जाएंगे तो फिर जब ये भी जब हमारी लोकल गैस के में जब इनको शामिल किया जाएगा तो फिर जो फार्मूला है उसके मुताबिक जो प्रेस्क्राइब प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है फिर जो जनवरी से हो सकता है कि प्रेस्क्राइब प्राइस जो है वो बढ़ जाए और उसमें इंक्रीज़ आए। तो इस हवाले से फिर जो गैस कंज्यूमर हैं उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर अबनाए हुर्मुज़ में जो है ना तमाम मामला जो हैं, पाकिस्तान जो इस्लामाबाद MOU साइन किया है उसके बाद जो डायलॉग हो रहा है उसमें रुकावट ना आए और तमाम चीज़ें हैं वो स्मूथली जो हैं सेटल डाउन हो जाएं, तो फिर हो सकता है कि जो RLNG की जो बहाली है वो परमानेंट बेसिस पे शुरू हो जाए पाकिस्तान को। हुर्मुज़ वाला मामला जो है ना ये हमें भी मुतासर कर रहा है। खालिद मुस्तफ़ा, थैंक यू for explaining all of this to us। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा कराची के करीब समुंदर पर परवाज़ के दौरान लापता हो गया है, जिसके लिए ऑपरेशन अभी चल रहा है। पाकिस्तान नेवी हर तरह का इदारा इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी है और तर्जुमान के मुताबिक निजी कार्गो तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे, जिनकी तफसील भी सामने आ गई है। निजी कार्गो तैयारे से दौरान परवाज़ राब्ता मुनक़ता हुआ, कप्तान ने मेडे कॉल भी नहीं दी और यही तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि शायद उसका भी मौका नहीं मिला। कार्गो तैयारे ने परवाज़ के दौरान नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी की इत्तला दी थी और ACC ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। तैयारा अचानक तेज़ी से नीचे आया और फिर सम तब्दील कर ली और उसके बाद से कुछ नहीं पता, राब्ता मुनक़ता हो गया। कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में तैयारा रेडार से गायब हुआ है और तैयारे से रेडार और मवासिलाती राब्ता बैक वक्त मुनक़ता हो गया और वाक़े के बाद रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया। लापता कारगो तैयारी की तलाश के लिए समुंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। पता है इतना बड़ा एरिया होता है समुंदर का भी और well, I don't want to talk about it in the sense कि उसके साथ क्या हुआ होगा प्लेन के साथ। तारिक अबुल हसन हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तारिक, ये बताएं सबसे पहले तो कि ये रूट एक नॉर्मल रूट था फॉर दिस कार्गो प्लेन और ये कितनी बार हफ्ते में आता जाता रहता होगा? जी, ये कि बहुत मसरूफ़ रूट है पाकिस्तान और UAE के दरमियान, जिसमें कार्गो फ्लाइट्स भी हैं और पैसेंजर फ्लाइट्स भी हैं और रोज़ाना दर्जनों परवाज़ें इस रूट के ऊपर ऑपरेट होती हैं। ये तैयारा जो लापता हुआ है ये एक निजी पाकिस्तानी कार्गो कंपनी है K2 एयर, ये इनका तैयारा है जो कि बोइंग 747-400 है और ये तैयारा मेंटेनेंस के लिए शारजा गया था और वहाँ पे 5-7 दिन तकरीबन जो है वो वहाँ पर इसके मेंटेनेंस वर्क के बाद ये तैयारा वापस आ रहा था और ये फेरी फ्लाइट थी, यानी खाली जहाज था और इसके अंदर कार्गो लोड नहीं था। इस दौरान जो है वो तकरीबन रात को कोई 9:21 पर जो तैयारे का राब्ता मुनक़ता हुआ है और आखिरी बात जो ATCO से हुई है वो तैयारे के जो नेविगेशन और आलात हैं इसके अंदर खराबी की इत्तला दी गई, जिस पर ATCO ने मुतबादिल ज़राए जो वायरलेस और सेटेलाइट लिंक्स होते हैं उसके ज़रिए तैयारी की जो है वो रहनुमाई की, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ ये राब्ता मुनक़ता हो गया और जिस तरह भी आपने बताया कि तैयारे का मवासलाती राब्ता और रडार से उसका राब्ता ये दोनों बैक वक्त में मुनक़ता हो गए, जो कि एक बहुत गैर मामूली बात है। और एक अहम चीज़ ये कि तैयारा जब किसी मुश्किल में होता है और ख़ास तौर पर इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हो
के तैयारे की सलामती जो है वो खतरे में पड़ जाए तो उस वक्त पायलट मेडे कॉल देते हैं। और हमारी जो ATCO से बात हुई, उन्होंने कहा कि तैयारे की तरफ से कोई मेडे कॉल मौसूल नहीं हुई। इससे ये मतलब अकद किया जा रहा है कि जो कुछ तैयारी के साथ हुआ वो इतना अचानक था जी, इतना अचानक था ये कि इस मेडे कॉल की भी जो है वो मोहलत नहीं मिल सकती। तारिक, आप बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी जहाज जो है 7 दिनों से मेंटेनेंस के लिए गया हुआ था और उसके बाद ये उसकी पहली फ्लाइट थी। जो मेंटेनेंस था वो भी इसके रेडार सिस्टम, नेविगेशन या इस किस्म की मेंटेनेंस थी? बिकॉज हम मेंटेनेंस की नौयत एक्चुअली समझना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या थी जहाज़ में और क्या वो मुकम्मल ठीक हो गया था और उसके बाद ये हुआ है? ये अभी वाजे नहीं है कि तैयारा रूटीन मेंटेनेंस पर गया था या किसी स्पेसिफिक तैयारे के अंदर कोई ऐसी खराबी नोट की गई थी जिसकी मेंटेनेंस के लिए तैयारा वहां गया था। तैयारे की शारजा में जिस कंपनी ने मेंटेनेंस की है ये नॉर्दर्न टैक इसका नाम है और ये एक पाकिस्तान के साबिक मुशीर हवाबाजी हैं, उनकी ये कंपनी बताई जाती है। वहां से ये तैयारा जो है वो मेंटेनेंस के बाद वापस आ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो एक अहम चीज थी वो ये कि तैयारा फेरी फ्लाइट कर रहा था। तैयारे ने शारजा से कार्गो लोड नहीं किया था। इस पर एविएशन इंडस्ट्री के जो माहिरीन उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर तैयारे में कोई खराबी मौजूद थी जिसकी वजह से तैयारे में को लोड नहीं किया गया। तैयारा फेरी फ्लाइट कर रहा था और ऐसी सूरत हाल में वन टाइम जो है वो फ्लाइट की इजाजत दे दी जाती है अगर तैयारा उस फ्लाइट के लिए फिट हो। तो ये तैयारा वहां पर फिट करार देने के बाद इस तैयारे ने जो है परवाज की होगी। इस तैयारे में 2 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स भी थे और ये दोनों एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स जो हैं वो जिस कंपनी ने तैयारी की मेंटेनेंस की है ये उसके इंजीनियर थे। ये K2 जो निजी एयरलाइन है उसके मुलाजिम नहीं थे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं जो रेडार की जो विजुअल्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। 35,000 फुट से अचानक 29,000 फुट पे आया ये एंड उसके बाद कोई इसका नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। अगर हम वैसे हमें शायद फासला ना समझ आए नॉटिकल माइल्स में, कितने मिनट की दूरी पर था कराची शहर से, अपनी मंजिल से चलें, इस तरह कर लीजिए कि कितने मिनट की दूरी पे था? और अमले के जो 5 अरकान हैं इसका भी बता दीजिए, तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान से है क्या? जी, मैं सबसे पहले तो तैयारे के अमले के बारे में बता दूं। सिलसिले में जो निजी कार्गो कंपनी है इसने इसका बाकायदा बयान जारी किया है। अमले के तैयारे में मौजूद अमले के और दीगर अफराद के तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान से है और तैयारे के पायलट इन कमान मोहम्मद रिजवान इदरीस थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद जतोई हैं, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान और एयरक्राफ्ट इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद हामिद। ये वो 5 अफराद हैं जो कि तैयारे में मौजूद थे। आपने तैयारे के फासले की बात की है तो ये तकरीबन 155 नॉटिकल माइल बनता है कराची से, जहाँ से जो वो जहाज को वापस आना था। और ये तकरीबन ज़मीनी रास्ता हम देखें तो कोई 300 किलोमीटर बनता है। और ये कराची से जो है वो साउथ वेस्ट में ये हादसा पेश आया है। तो चंद ही मिनट से कराची को लैंड करने के लिए और तकरीबन वहाँ से 7:30 बजे के करीब लोकल वक्त मुताबिक शारजा से फ्लाइट किया था इसने और 9:20 पर जो शेड्यूल था तैयारी की लैंडिंग कराची में, लेकिन तैयारा कुछ लेट था, जो टेक ऑफ था वो लेट था। तो तकरीबन ये कहा जाता है कि कोई लैंडिंग से कोई 7-8 मिनट पहले जो है या कोई 10 मिनट पहले तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। डेफिनेटली इट्स अ ट्रेजेडी। और फिर मतलब जो क्रैश एरिया या तो ज़मीन पे हो तो दैन दैट्स अनदर स्टोरी, यू कैन सी इट। जब पानी में होता है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ क्रैश इन्वेस्टिगेशंस, आपको पता है, तो वो एरिया इतना बड़ा होता है और फिर चीज़ें डूब जाती हैं कि उनको मिलना भी बड़ा, मतलब लिटरली कुछ पीसेस से पता चलता है जहाज़ के कि जी यहाँ जहाज़ गिरा होगा। और बड़ा स्प्रेड आउट ऑपरेशन चल रहा है और ज़ाहिर है अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम एज वेल। और फिर वो डीप सी रेडार्स वगैरह भी यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट। अच्छा जी, अब ज़रा हम वापस फीफा की तरफ आ जाते हैं। अभी ब्रेक जब हुई थी तो अब्दुल्ला, मैं आई वाज लुकिंग एट माय सोशल्स
people have a lot to say about the Argentina-Egypt match. मतलब कि जिसमें लिखा हुआ है Egypt 2 वार्जेंटीना, जो उन लोगों का सिस्टम है जिससे वो देखते हैं कि कोई पेनल्टी होगी या क्या सही हुआ है, वो 3 यानी VAR के बारे में कि VAR की वजह से अर्जेंटीना जो है उनको बर्तरी हासिल हो गई और वो जीत गए। अदरवाइज जो प्रॉपर गोल्स किए थे वो इजिप्ट नहीं किए थे, जो 2 थे। I mean, it's a painful thing. Obviously, इस पॉइंट पे आके मतलब क्वार्टर फाइनल से आप में पहुंचने की दौड़ में हैं और आपने एक स्टेलर अपनी परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी है, बट यू आर ऑल्सो अप अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, तो उसको भी आप हल्का नहीं ले सकते। उन्होंने भी अपनी पूरी गेम ऑन की हुई है, जो कि शुरू में वैसे ऑन नहीं थी उनकी, और इससे पहले वाले मैच में भी ऑन नहीं थी। सो अर्जेंटीना भी स्ट्रगल कर रहा है, इट्स नॉट दैट इजी, कंपटीशन और निस्बतन आसान हरीफ ही मिले हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अर्जेंटीना को इस राउंड तक पहुंचने के लिए निस्बतन आसान हरीफ दिए गए हैं। नहीं, वो शायद हरीफ इतने आसान नहीं थी आफ्टर ऑल जितना अर्जेंटीना ले रहे थे उनको, या फिर अर्जेंटीना की अपनी गेम थोड़ी सी आई डोंट नो कि क्या हुआ है। पर इन एनी केस जरा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन के क्वार्टर फाइनल लाइनअप अब मुकम्मल हो गए हैं। अटलांटा में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन, हमने इस पर तफसील से इब्तिदा में ही बात कर ली। सनसनीखेज मुकाबला कह लीजिए, कंट्रोवर्शियल मुकाबला कह लीजिए। मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने जगह बना ली है, लेकिन मैच के बाद रेफरी के फैसले शदीद तनाज़े का मरकज़ बने रहे। मैच के 15वें मिनट में मिस्र ने 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली थी, जबकि पहले हाफ में मेसी ने एक पेनल्टी मिस कर दी थी। बहरहाल दूसरे हाफ में 58वें मिनट में मिस्र ने एक और गोल किया जिसको VAR ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन फिर 67वें मिनट में मिस्र ने एक और गोल करके 2-0 की बर्तरी दोबारा बरकरार रखी अपनी। फिर 79वें मिनट तक ऐसा महसूस हो रहा था कि मिस्र ये मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर यके बाद दीगरे 3 गोल करके अर्जेंटीना ने मैच जीत लिया। मैच के अख्तिताम पर मिस्र के हेड कोच हस्साम हसन ने फ्रांसीसी रेफरी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनकी टीम के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। ये वो पॉइंट है बाय द वे जी, और उनके मुताबिक VAR के ज़रिए मिस्र का एक अहम गोल मंसूख किया गया, जबकि उनके हक़ में पेनल्टी की अपील भी मुस्तरद की गई। हस्साम हसन ने कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे रेफरी हर सूरत अर्जेंटीना को इवेंट में बरकरार रखना चाहते थे। मिस्री खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़ेको ने भी शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह मुकाबला पहले से तयशुदा महसूस हो रहा था। उनका कहना था कि रेफरी के फैसलों ने न सिर्फ टीम बल्कि पूरे मुल्क की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैच के बाद सोशल मीडिया पर भी रेफरी के फैसले मौजूए बहस बन गए हैं। मतलब इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें ज्वाइन किया है, पहले हम आपको ये भी बनाते हैं तो फिर तो मैच वैसे ही रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन नहीं रोका गया। ये तो रवैया की वो शिकायत बेसिकली कर रहे थे। अच्छा, मोहम्मद ईसा खान, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम, हमारे साथ हैं। ईसा, कैसे हैं आप? कल के अर्जेंटीना इजिप्ट मैच के हवाले से आपके तासुरात जो हम सुनना चाहते हैं, इंक्लूडिंग आई एम सॉरी मेसी का जो पेनल्टी था, वो लगता था मेसी उसमें है ही नहीं, इतना अंडरवेलमिंग, बाय द वे ये टर्म यूज़ हो रहा था थ्रू आउट, देखे बगैर, मतलब वो उन्होंने बॉल भी मार दिया, वो पकड़ा भी गया, और उसके बाद फिर 13 मिनट में 3 गोल कर देना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच। हमने देखा है ऐसे मैचेस को पलटते हुए, लेकिन आप क्या कहेंगे कल के इस मैच के हवाले से? बिल्कुल, एक तो मेसी का जो है ना, मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में ये दूसरा पेनल्टी था जो उसने मिस किया है, और उससे पहले तकरीबन लगातार इसने तकरीबन ये तीसरा पेनल्टी था। एक और मैच में भी इसने पेनल्टी मिस किया हुआ था। तो लाजमी बात है जब पेनल्टी मिस होता है तो प्लेयर प्रेशर में होता है। तो दूसरी मैच जो कल हुआ था बहुत ही अच्छा मैच हुआ था, और मेरे ख्याल से कल की जो रेफरी की कुछ डिसीजन थी जो कि मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड में जो है ना, और वर्ल्ड के कप की जो हिस्ट्री में आज तक कुछ इस तरह फैसले नहीं हुए जो इस वर्ल्ड कप में हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा मुतनाज़ा फैसले हुआ है। और कल के मैच में जो रेफरी ने टेक्निकल तरीके से मिस्र की टीम को बहुत ही खराब किया, और उसका जो फायदा था वो अर्जेंटीना ने ले लिया, और खासकर जो उनकी ऑफिशियल थे, जो कि मेरे ख्याल से एक टीम की जो ऑफिशियल की जिम्मेवारी होती है, वो इस सिचुएशन में जो है ना प्लेयर्स को कूल माइंड करते हैं, और जब ऑफिशियल खुद इस तरह रिएक्ट करते हैं, रेफरी के साथ लग जाते हैं, तो फिर प्लेयर्स का फोकस भी रेफरी की तरफ हो जाता है। तो कल का मैच जो मैंने एनालाइज किया है, तकरीबन अब मिस्र की टीम ने खुद जो है ना आखिरी 25 मिनट जो है ना सारा फोकस मैच से हटकर रेफरी के ऊपर हुआ है। तो उसी से जो है ना अर्जेंटीना टीम ने फायदा उठा के जो है ना तकरीबन मुसलसल 3 गोल किया है।
तो रेफरी की भी डिसीजन बहुत मशकूक थे, जो कि मेरे ख्याल से एक गोल जो उसने किया था खासकर उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, और जो फोल था वो एक नॉर्मल फोल था, और इस पे मेरे ख्याल से इसने वीआर पे जो फैसला दिया है सब लोग जो है ना उसको मतलब बड़ा हैरान कौन था वैसे। You're right. अच्छा, अब फिर लोग जब अब ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ये रवैया फीफा की तरफ से या रेफरी की तरफ से, तो फिर ज़ाहिर है कड़ी से कड़ी मिलाई जाती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि अर्जेंटीना को निस्बतन आसान हरीफ मिले यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। तो उसमें तो अर्जेंटीना का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल, अर्जेंटीना की टीम जो है ना, कल उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि उसने टीम को इजी लिया है, और जब गोल पड़ा है और जिस तरह मिस्र की टीम ने जो एक स्पिरिट के साथ खेला है और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला है, पॉजिटिव फुटबॉल खेला है, तो अर्जेंटीना की टीम को लाजमी बात है जब इतनी बड़ी टीम जब गोल जब डबल हो जाता है, पहले एक गोल पे तो फिर भी लोग जो है ना थोड़ा वो कर रहा था, जब सेकंड गोल लगा है तो मेरे ख्याल से सब लोग यही कह रहे थे कि अब मैच फिनिश हो गया और आराम से जो ना मिस्र इसको जीत जाएगा। मगर जो सेकंड हाफ में मैंने जो कहा था कि जिस तरह टेक्निकल तरीके से रेफरी ने जो छोटे छोटे गोल जो है ना नहीं दे रहे थे। अच्छा, इस आपने जो बॉडी लैंग्वेज की बात की है ना, तो अगर सिर्फ ऑब्वियसली अब तो जीत गए मैच और सब कुछ हो गया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पे ही अगर स्कोरिंग होती तो इजिप्ट केम इन विद फुल गन्स ब्लेजिंग। मतलब वो लगता था कि वो एक एक मूव मतलब उनको एग्जैक्टली पता था क्या करना है, और वाकई पूरी अर्जेंटीना की टीम जो थी वो काफ़ी अंडरवेलमिंग लग रही थी। और ये सिर्फ इस मैच में नहीं लग रही थी, पिछला मैच केप वर्डे के अगेंस्ट भी अगर आप देखें तो वो बड़ी मुश्किलों से अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना की टीम हमें ज़रा कम नज़र आ रही है, लेकिन जीतते चले जा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आगे जाके अगर इनको खेलना पड़ गया इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि एक हरीफ भी है, और फिर नॉर्वे, वो तो एक और ही गेम ऑन है उधर, तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल, ये एक चीज है, मतलब जब भी बड़े टीम के मैचेस छोटे टीम के साथ होता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, जब बड़े टीम के साथ आ जाता है तो फिर उसका बॉडी लैंग्वेज हर चीज अलग होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से जो है ना, जब इनके मैच इंग्लैंड के साथ आएगा तो शायद आप इसको इस तरह नहीं देखोगे जो अभी 2 मैचेस में हमने देखे हैं, जो लास्ट 2 मैचेस है, और उसके फिर आप देखेंगे कि प्लानिंग भी अलग होगा, क्योंकि खासकर जब आगे टीम जाती है ना तो टीम जो है ना, जो कोचेस है ना, वो थोड़ा डिफेंसिव पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि वो मैच होते हैं ना कि मतलब अगर आप दाना खस्ता मतलब आउट हो जाते हो तो ज्यादा डिफेंसिव और मिड पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो पूरा डिफेंस और मिड को जो है ना पैक करते हैं। तो खासकर जिस तरह इंग्लैंड जैसी टीम है तो उसमें मेरे ख्याल से कोच का कुछ मुख्तलिफ प्लान होगा। इधर तो बिल्कुल कल जो मैच हमने देखा था बिल्कुल ओपन तरीके से जो है ना वो अटैक कर रहे थे, बिल्कुल डिफेंस पे उनका कोई वो नहीं था। आपने देखा था कुछ क्वार्टर्स अटैक पे बहुत ही सिर्फ अर्जेंटीना के 1-2 प्लेयर नजर आ रहे थे, कि मतलब मिस्र के 3 प्लेयर होते थे। तो ये इनकी गुड लक थी जो 1-2 बॉल गोल नहीं हुए, वरना कल अर्जेंटीना खराब भी हो सकता था, 4 से 5 गोल हो जाते थे। तो जो फाइनल पार्टी पे मिस्र के वो खराब हुए और गोल पे कन्वर्ट नहीं हुए। अब तो आगे इनका मैच प्रॉब्ली स्विट्जरलैंड से 3 से 4 गोल आराम से कहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोच इस प्लानिंग के साथ जाएगा जो कल के मैच में गया हो। अच्छा, अब जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है, आगे स्विट्जरलैंड भी निस्बतन हम क्या समझें, एक आसान हरीफ है अर्जेंटीना के मुकाबले में? वैसे अर्जेंटीना टीम तो मेरे हिसाब से कंप्लीट टीम है। देखो 2 गोल के बाद कम बैक करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल बात है। मैंने कहा था कि जब दूसरा गोल हुआ है सब लोग यही कहते थे कि मैच फिनिश हो गया। तो टीम तो अर्जेंटीना कंप्लीट टीम है, और स्विट्जरलैंड टीम भी आसान हरीफ नहीं है मेरे ख्याल से, वो भी अच्छी टीम है। मैच कोई आसान भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखो कोचेस हर मैच के लिए अलग सा प्लान करते हैं, तो अब वो टीम किस प्लानिंग के साथ आएगा, क्या उनकी जिस तरह मिस्र की टीम ने कल फुटबॉल खेला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसने अटैकिंग भी खेला है और डिफेंसिव भी खेला है। अगर इस तरीके से एक टीम खेलेगा तो मेरे ख्याल से इनको भी टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, हमारे साथ ही रहे आप ईसा, हम जरा बता दें कि फुटबॉल में क्वार्टर फाइनल लाइनअप क्या है। तो पहला जी होगा फ्रांस और मोरक्को के दरमियान में, उसके बाद होगा जी स्पेन और बेल्जियम का मैच होगा, उसके बाद इंग्लैंड और नॉर्वे का होगा, दैट विल बी समथिंग टू वॉच, और फिर ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टफ मुकाबला किसका लग रहा है ईसा आपका? या हर मैच में से देख लेते हैं ना, फेवरेट पिक करा लेते हैं। फ्रांस वर्सेस मोरक्को में बताइए आपका, व्हाट इज योर पिक?
बिल्कुल, फ्रांस और मोरक्को जो है ना वो बहुत टफ मैच होगा, वो इजी मैच नहीं होगा। मोरक्को टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है और जिस तरीके से उनके प्लेयर्स खेलते हैं और मेरे ख्याल से अगर पूरी वर्ल्ड कप में देखा जाए एक ही वाइड टीम है जो कि वो एक स्पिरिट, उसमें एक जज्बा नजर आता है मैच में, एक टीम वर्क उसमें नजर आता है। तो मोरक्को टीम अच्छी टीम है और टफ टाइम देगा फ्रांस को। और फ्रांस की टीम को अगर देखा जाए तो फ्रांस भी आप उनकी जो ऑफेंस है तकरीबन चारों प्लेयर इतनी खतरनाक है कि मुसलसल गोल कर रहा है, तो मतलब उनको रोकना मोरक्को के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। तो मैच अच्छा होगा मेरे हिसाब से, ये मैच बहुत स्ट्रांग मैच होगा। और नॉर्वे और इंग्लैंड का जो मैच है वो भी एक आसान मैच नहीं होगा इंग्लैंड के लिए भी और नॉर्वे के लिए भी। और स्पेन और बेल्जियम दोनों जो बेल्जियम और स्पेन का मैच जो है ना मेरे हिसाब से बेल्जियम टीम अच्छा नजर आ रहा है। और स्पेन की टीम जो है ना जिस तरीके से उनकी गेम स्टाइल है, जिस तरह बॉल पोजीशन रखते थे लास्ट मैच में, वो चीज नजर नहीं है। बहरहाल स्पेन की भी एक अपना एक प्रेशर होता है, मतलब एक नाम है और मतलब जो एक्सपर्ट है उसको ज्यादा उसको फेवरेट करा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि बेल्जियम टीम बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत बैलेंस तरीके से खेल रही है। गॉट इट ईसा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, सो अब तो इख्तिताम की तरफ जो है ना वो पहुंच रहा है। So what do you I don't know, you know, yesterday when I was thinking कि मुझे पता नहीं, obviously पूरी दुनिया को ही लगना स्टार्ट हो गया था कि somehow इजिप्ट जीत ही जाएगा। तो तब तक मैं सोची थी, सोचो के फाइनल तक पहुंचते हुए या चलो सेमीफाइनल भी इजिप्ट और नॉर्वे, जो नॉर्वे इस वक्त हिट पे जा रहा है, तो उनका आपस में मैच हो जाए तो क्या होगा। मैच होता काफी। So मुझे I'm also gunning for Morocco. I don't know, I'm gunning for all the Muslim nations. Thank you. तो अब तो मतलब एक मोरक्को ही रह गया, तो हमारी होप्स जो है वो मोरक्को के साथ हो गई हैं। जल्दी से आपको बता दें, इससे भी थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा बिकॉज नेग्लेरिया की हम बात करेंगे। कराची में आपको पता है ये बड़ा क्रेजी सीन हो जाता है इससे। कोरंगी के रिहायशी 44 साला शहरी चंद रोज़ पहले तेज़ बुखार की अलामात के साथ अस्पताल लाए गए, जहां ICU में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि नेग्लेरिया है और महकमा सेहत और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ख़ासतौर पर मौजूदा गर्म मौसम में शहरी सैर व तफरीह के लिए फार्म हाउसेस का रुख करते हैं, जहाँ स्विमिंग पूल्स में नहाना पानी से होता है ना। हाँ, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नेग्लेरिया का जरसूमा क्लोरीन के बगैर गैर महफूज मीठे पानी में परवरिश पाता है और जरसूमा नाक के रास्ते इंसानी दिमाग में दाखिल होता है, जो जानलेवा ही होता है। बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है। वुज़ू करते हुए भी मुझे तो ख्याल आता है। वो तो आपके घर में तो पानी जो आते हैं उनमें तो बहुत सी चीज़ें डली होती हैं ना ऑलरेडी। हाँ। उसको क्लेंस करने के लिए हमें तो नहीं होता। होपफुली एक ट्रिब्यूट दे दें अगर हमारे पास टाइम है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को हम याद करेंगे और एक ऐसी हस्ती जिसने सारी उम्र पाकिस्तान के गरीब और दुखी आवाम की खिदमत में गुजारी है और वहाँ ज़ाहिर है उनको हम पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनकी खिदमत को मैं यही कहने लगी थी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये जहाँ मतलब आपको याद है कि जहाँ जहाँ ज़लज़ले आते थे मतलब इनकी टीमें जो हैं वो वहाँ पहुँच जाती थी। तो 1 जनवरी को ये पैदा हुए भारतीय रियासत गुजरात में बाटवा कम्युनिटी में और एक छोटी सी डिस्पेंसरी से इन्होंने फलाह बहबूद का काम शुरू किया। बाय द वे अपेरेंटली एक आई गॉट टू नो कि एक बायोपिक भी बन रही है ईदी साहब के ऊपर। Who's playing Idi Saab is my question. Probably Sarwat Khosat is directing it. I think so. But we have to find out, ये हम ज़रा इसकी ज़रा तस्दीक करके आपको बताएंगे। तो छोटी सी क्लिनिक से जी एक डिस्पेंसरी से बात शुरू की और फिर मामला आपको पता है आपका दिल और ये सब साफ़ हो, नीयत साफ़ हो तो मदद आ ही जाती है। और इन्होंने तो ख़ास तौर पे इनका जो बच्चों को जो अबेंडेंड बच्चे होते हैं उनको घर देने वाला जो मामला ईदी होम्स का, वैसी कोई मिसाली चीज़ नहीं है वैसे पूरे मुल्क में मेरा ख्याल है। अब्दुल सत्तार ईदी के बहुत से कारनामों में कुछ ज़ाहिर है एक एम्बुलेंस सर्विस है, सर्द खाने जो अभी तक कितना लोगों के काम आते हैं, बेसहारा बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों का सहारा है। इसके अलावा जो होम्स हैं, हाँ, फिर डिस्पेंसरी है। ईदी साहब हम में नहीं है लेकिन उनकी फैमिली इस काम को आगे बढ़ा रही है और 8 जुलाई यानी आज ही के दिन 2016 को 88 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। 10 साल पहले। ईदी झूले से याद आया, आपको याद है कि उस झूले पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी एक ज़माने में?
But that's another story altogether. No, because उस पे एतराज़ ये था कि चूंकि झूला रख दिया गया है तो लिहाजा इसलिए इलिजिटिमेट बच्चे जो हैं वो हो रहे हैं क्योंकि झूला अवेलेबल है कि उसमें डालने के लिए। मतलब सोच आप ज़रा अंदाज़ा करें। Anyway, we won't get into that. ईरान के शहर किस शहर में पहुंचा है भी हम आपको बता देंगे, लेकिन ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की मैयत ईरान से इराक़ के शहर नजफ़ पहुंचा दी गई है और एयरपोर्ट पर इराक़ी वज़ीर आज़म, आला इराक़ी हुक्काम और बड़ी तादाद में दीगर लोग मौजूद हैं। मैंने वैसे इस तरह टारमेक पे इतने लोग कभी नहीं देखे। मतलब एयरपोर्ट पे तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट टू बी लिटरली ऑन द टारमेक अराउंड द प्लेन, ये तो बड़ा सिक्योरिटी लैप्स लग रहा है मुझे। इमाम अली के रोज़े पर ले जाया जाएगा इनकी मैयत को और इसके बाद उन्हें करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर भी ले जाया जाएगा। मंगल की सुबह ईरान के शहर कुम की मस्जिद में आयतुल्लाह ख़ामेनी और इनके अहल खाना की नमाज जनाजा अदा की गई। इंतहाई रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। इससे पहले तेहरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी और इनके अहल खाना की नमाज जनाजा अदा की गई थी। बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा में लाखों अफराद मौजूद थे। आयतुल्लाह ख़ामेनी वो आपको याद ही है 9 जुलाई को मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ज़ाहिर काफ़ी दफ़ा ये बताया भी जा चुका है। ये इनके जुलूस जनाजा की तफसीलात हैं। Alright, I think we have equipped you with everything that is happening, जो कि आपको जानना चाहिए और अब हम आपसे इजाज़त मुलाकात होगी कल। बाय।